नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका जुडिशरी जंक्शन के एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम हिंदू लॉ के कंप्लीट एमसीक्यू देखेंगे और इसमें हम लगभग 200 एमसीक्यू देखने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर के आखिरी तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना देर के हुए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू लॉ इज, हिंदू विधि कैसी है? ऑप्शन 1 सिविल लॉ, ऑप्शन बी पर्सनल लॉ, ऑप्शन सी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, ऑप्शन डी क्रिमिनल लॉ। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी पर्सनल लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग्स द फॉलोइंग हैड सेड व्हाइल डिफाइनिंग द हिंदू लॉ दैट हिंदू लॉ इज लॉ ऑफ स्मृतिज? निम्न में से किसने हिंदू विधि को परिभाषित करते हुए कहा था कि हिंदू विधि स्मृतियों की विधि है? ऑप्शन ए डेरेट, ऑप्शन बी सामंड, ऑप्शन सी मेन, ऑप्शन डी केपी रंगा स्वामी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हेनरी मेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज फाउंडर ऑफ हिंदू लॉ? निम्न में से किसी हिंदू विधि का प्रणेता कहा जाता है? ऑप्शन ए नारद, ऑप्शन बी मनु, ऑप्शन सी याज्ञवल्क्य, ऑप्शन डी विज्ञानेश्वर। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी मनु को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू मनु विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सोर्स फ्रॉम विच नॉलेज ऑफ हिंदू लॉ इज टू बी डिराइव्ड? मनु के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से स्रोत हैं जिनसे हिंदू विधि का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है? ऑप्शन ए श्रुति, ऑप्शन बी स्मृति, ऑप्शन सी अप्रूव्ड यूसेज, ऑप्शन डी पुराण। राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी स्मृति। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुस्मृति इज रिलेटेड विद, मनुस्मृति का संबंध किससे है? ऑप्शन ए इकोनॉमिक्स, ऑप्शन बी पॉलिटिकल साइंस, ऑप्शन सी मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस, ऑप्शन डी लॉ। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी लॉ। दाय भाग इज ऑथराइज्ड बाय, दाय भाग के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए विज्ञानेश्वर, ऑप्शन बी याज्ञवल्क्य, ऑप्शन सी जिमूतवाहन, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जिमूतवाहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्कूल ऑफ हिंदू लॉ? निम्नलिखित में से कौन हिंदू विधि की एक शाखा है? ऑप्शन ए मिताक्षरा, ऑप्शन बी दाय भाग, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी। हिंदू विधि के दो शाखा बताया गया है, एक तो मिताक्षरा और दूसरा दाय भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रिंसिपल ऑफ मिताक्षरा स्कूल अप्लाई टू द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट, मिताक्षरा स्कूल के सिद्धांत पूरे भारतवर्ष में लागू होते हैं केवल किसको छोड़ करके? ऑप्शन ए बंगाल, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी असम। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर, इसमें दो सही आंसर हो जाएगा, एक तो बंगाल और दूसरा असम। तो ये दोनों ही आप याद रखिए, ए और डी इसमें से दोनों सही है। जो मिताक्षरा होता है वो पूरे भारत पर लागू होता है बंगाल और असम को छोड़ करके, और जो दाय भाग होता है वो सिर्फ बंगाल और असम पर लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिताक्षरा इज कमेंट्री ऑन, मिताक्षरा टिप्पणी किस पर आधारित है? ऑप्शन ए मनुस्मृति, ऑप्शन बी याज्ञवल्क्य स्मृति, ऑप्शन सी नारद स्मृति, ऑप्शन डी पराशर स्मृति। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी याज्ञवल्क्य स्मृति पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विज्ञानेश्वर इज अ फेमस कमेंटेटर ऑफ, विज्ञानेश्वर एक विख्यात टीकाकार है। ऑप्शन ए मनुस्मृति, ऑप्शन बी नारद स्मृति, ऑप्शन सी याज्ञवल्क्य स्मृति, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी याज्ञवल्क्य स्मृति। विज्ञानेश्वर ने जो मिताक्षरा की रचना की है वो याज्ञवल्क्य स्मृति पर ही आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर मिताक्षरा स्कूल को पर्सनली इंटरेस्ट डिवोल्व्स बाय, मिताक्षरा विचारधारा के अंतर्गत सहदायिकी हित न्यागत होता है कैसे? ऑप्शन ए रिप्रेजेंटेटिव, ऑप्शन बी सर्वाइवरशिप, ऑप्शन सी ऑब्स्ट्रक्टेड हेरिटेज, ऑप्शन डी अनऑब्स्ट्रक्टेड हेरिटेज। इसमें से जो राइट आंसर है वो इसमें से कोई भी नहीं है, क्योंकि जब हिंदू उत्तराधिकार जो अधिनियम है 1956 का, उसमें संशोधन के पहले ये रूल था कि जो सहदायिकी हित होगी वो कैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएगी, वो था सर्वाइवरशिप के द्वारा। लेकिन जब उसमें संशोधन हुआ तो वहां पर क्या कर दिया गया? सक्सेशन के द्वारा। ठीक है, तो अब अगर ये कहीं भी प्रश्न आ रहा है तो आप उसका उत्तर क्या लिखेंगे? सक्सेशन, बाय सक्सेशन या उत्तराधिकार द्वारा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सक्सेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ जूनियर मेल मेंबर ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली मे बी इट्स
कर्ता संयुक्त हिंदू परिवार का एक कनिष्ठ व्यक्ति जो है वो उस परिवार का कर्ता कब हो सकता है? ऑप्शन ए व्हेन ही इज एबल एंड इंटेलिजेंट, ऑप्शन बी विदाउट द कंसेंट ऑफ co-partners of the family if he is able and clever, option C only with the consent of the other co-partners of the family, option D only with the order of mother। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। जब जो अदर्स को पार्टनर है फैमिली के अगर वो कंसेंट देते हैं तब जो है कोई भी जो जूनियर व्यक्ति है घर में वो जो है कर्ता बन सकता है। नेक्स्ट है स्टेट ऑफ लीगल स्टेटस ऑफ हिंदू ज्वाइंट फैमिली, हिंदू संयुक्त परिवार की विधिक स्थिति क्या है? ऑप्शन ए हिंदू ज्वाइंट फैमिली इज ए लीगल पर्सन, ऑप्शन बी हिंदू ज्वाइंट फैमिली इज ए नेचुरल पर्सन, ऑप्शन सी हिंदू ज्वाइंट फैमिली इज बोथ लीगल एंड नेचुरल पर्सन, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द एबव। क्यों? क्योंकि हिंदू ज्वाइंट फैमिली जो है वो एक लीगल पर्सन नहीं है, ठीक है, और इसमें ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है, इसलिए इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगर आपको ऑप्शन में ये दिख रहा है उसमें लिखा गया है कि ये लीगल पर्सन नहीं है तो उसमें टिक लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ फादर कर्ता कैन एलिनेट अ पार्ट ऑफ जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन टू, एक पिता कर्ता संयुक्त परिवार की संपत्ति का कुछ हिस्सा प्रेम एवं स्नेह द्वारा दे सकता है, किसको? ऑप्शन ए डॉटर, ऑप्शन बी सन, ऑप्शन सी वाइफ, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन कर्ता ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली इज, एक संयुक्त हिंदू परिवार कर्ता होता है। ऑप्शन ए फादर, ऑप्शन बी मदर, ऑप्शन सी ग्रैंड मदर, ऑप्शन डी ग्रैंड मदर्स मदर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए फादर, ठीक है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा फादर ही हो, अगर फादर नहीं भी है तो घर में कोई वरिष्ठ पुरुष सदस्य है तो वो बन सकता है, ठीक है, और कनिष्ठ भी बन सकते हैं अगर सभी जो को पार्टनर है वो अपनी सहमति दे। लेकिन यहाँ पे ज्यादा उचित जो आंसर है वो है फादर। और महिला भी जो है वो भी अगर कुछ ऐसी परिस्थिति है जिसमें उनको कर्ता बनना है तो महिला भी जो है वो भी कर्ता बन सकती हैं, लेकिन यहाँ पे ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा? फादर। नेक्स्ट क्वेश्चन द एंशिएंट सोर्स ऑफ हिंदू लॉ इज, हिंदू विधि के प्राचीन स्रोत कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए श्रुति, ऑप्शन बी स्मृति, ऑप्शन सी डाइजेस्ट कमेंट्रीज एंड कस्टम, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द एबव। एक बात आप यहाँ ध्यान रखिए, यहाँ कस्टम जो है वो यहाँ पर दिया है एंशिएंट सोर्स, मतलब प्राइमरी सोर्स के बारे में दिया गया है। अगर यही आप मुस्लिम लॉ से कंपैरिजन करके पढ़ें, आपको यही समझ लेना चाहिए, तो मुस्लिम लॉ में जो कस्टम है ये प्राइमरी सोर्स नहीं है, ये सेकेंडरी सोर्स है, लेकिन हिंदू लॉ में जो कस्टम है वो प्राइमरी सोर्स है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंशिएंट सोर्स ऑफ हिंदू लॉ, निम्न में से कौन सा हिंदू विधि का प्राचीन स्रोत नहीं है? ऑप्शन ए स्मृति, ऑप्शन बी प्रेसिडेंट्स, ऑप्शन सी डाइजेस्ट, ऑप्शन डी श्रुति। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी प्रेसिडेंट्स जो होते हैं पूर्व निर्णय होते हैं किसी न्यायालय के, वो प्राचीन स्रोत नहीं होते हैं, मतलब वो प्राइमरी सोर्स नहीं होते बल्कि वो सेकेंडरी सोर्स हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज नॉट मॉडर्न सोर्स ऑफ हिंदू लॉ, निम्न में से कौन सा हिंदू विधि का आधुनिक स्रोत नहीं है? मॉडर्न सोर्स कह दे या फिर सेकेंडरी सोर्स कह दे, ठीक है, एक ही बात है। ऑप्शन ए प्रेसिडेंट्स यानी कि पूर्वोदाहरण यानी कि पूर्व निर्णय, ऑप्शन बी लेजिस्लेशन, ऑप्शन सी धर्मशास्त्र, ऑप्शन डी जस्टिस इक्विटी एंड गुड कंसाइंस। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी धर्मशास्त्र जो है ये स्रोत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन द लीगल पोजीशन ऑफ हिंदू आइडल इज ऑफ, एक हिंदू मूर्ति की वैधानिक स्थिति क्या है? ऑप्शन ए हिंदू मेजर मेल, ऑप्शन बी हिंदू मेजर फीमेल, ऑप्शन सी महंत की, ऑप्शन डी हिंदू माइनर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हिंदू माइनर की। नेक्स्ट क्वेश्चन द लीगल स्टेटस ऑफ महंत ऑफ मठ इज, किसी मठ के महंत की कानूनी स्थिति क्या है? ऑप्शन ए अ ट्रस्टी, ऑप्शन बी कॉर्पोरेशन सोल, ऑप्शन सी ऑनर ऑफ मठ्स प्रॉपर्टी, ऑप्शन डी मैनेजर ऑफ मठ। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी वो मैनेजर के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हिंदू आइडल इज ज्यूरिस्टिक एंटिटी कैपेबल ऑफ होल्डिंग प्रॉपर्टी वाज लेड डाउन इन,
हिंदू विधि एक न्यायिक व्यक्ति है जो संपत्ति धारित करने में सक्षम है। यह निम्नलिखित में से किसमें अभिनिर्धारित किया गया? ऑप्शन ए बंगाल इम्यूनिटी कंपनी लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। ऑप्शन बी योगेंद्र नाथ नास्कर वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ऑप्शन सी के एम बशीर वर्सेस लोना चकोला। ऑप्शन डी नानक चंद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, योगेंद्र नाथ नास्कर वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से। अब तक देखिए जो हम देख रहे थे, अब तक हम उससे सोर्सेस देख रहे थे, ठीक है, इन सबसे हम क्वेश्चन देख रहे थे। अब यहाँ से कौन से क्वेश्चन स्टार्ट होंगे? हिंदू विवाह अधिनियम के, यानी कि हिंदू मैरिज एक्ट 55 होगा, ठीक है, ये आप करेक्ट कर लीजिएगा, 1955 है, ठीक है। अब इसके क्वेश्चन देखेंगे। इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 कम इनटू फोर्स ऑन। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 कब प्रवृत्त हुआ? ठीक है, ये फोर्स में कब आया? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1955। ऑप्शन बी 15 अगस्त 1955। ऑप्शन सी 18 मई 1955। ऑप्शन डी 30 जनवरी 1955। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 18 मई 1955 को ये इनफोर्स में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉ रिलेटिंग टू मैरिज एमंग्स हिंदू हैज बीन कोडिफाइड अंडर द। हिंदू विवाह संबंधी विधि संहिताबद्ध किया गया है किसमें? ऑप्शन ए हिंदू मैरिज एक्ट 1955। ऑप्शन बी हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट 1956। ऑप्शन सी चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 1929। ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, हिंदू मैरिज एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 इज नॉट एप्लीकेबल ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 निम्न में से किस पर लागू नहीं है? ऑप्शन ए वीरशैव एंड लिंगायत। ऑप्शन बी शेड्यूल ट्राइब्स अनलेस अदरवाइज डायरेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ऑप्शन सी हिंदू, जैन एंड सिख्स। ऑप्शन डी बुद्धिस्ट एंड फॉलोअर्स ऑफ ब्रह्म प्रार्थना एंड आर्य समाज। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। जो शेड्यूल ट्राइब्स होते हैं उन पर जो है हिंदू विधि लागू नहीं होता है, लेकिन उसमें एक कंडीशन दिया हुआ है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो वो वहां पर निर्देश देकर के जारी कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर हिंदू मैरिज एक्ट हिंदू इंक्लूड्स। हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत हिंदू में निहित है कौन कौन? ऑप्शन ए बुद्धिस्ट। ऑप्शन बी सिख। ऑप्शन सी जैन। ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। Next question, in which of the following case it was first time heard that Hindu is by birth and can also be made। निम्न में से किस वाद में प्रथम बार यह अभिनिर्धारित किया गया कि हिंदू जन्म से भी होता है और बनाया भी जाता है? ऑप्शन ए मोरारजी वर्सेस एडमिनिस्ट्रेटर जनरल ऑफ चेन्नई। ऑप्शन बी इब्राहिम वर्सेस इब्राहिम। ऑप्शन सी ज्वाला वर्सेस धर्म। ऑप्शन डी पार्वती वर्सेस जगदीश। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, इब्राहिम वर्सेस इब्राहिम के केस में ये बोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज हिंदू एमंग फॉलोइंग। निम्न में से हिंदू कौन है? ऑप्शन ए अ लेजिटिमेट चाइल्ड ऑफ सिख मेल एंड जैन फीमेल। ऑप्शन बी एन इलेजिटिमेट चाइल्ड ऑफ सिख मेल एंड जैन फीमेल। Option C, an illegitimate child of Hindu male and Parsi female and who was brought up as a Hindu. Option D, all of the above. Right answer option number D, all of the above. सिख पुरुष जैन महिला इनकी धर्मज संतान है, ये भी हिंदू होगी। सिख पुरुष जैन महिला अधर्मज संतान है, ये भी हिंदू होगी। हिंदू पुरुष और पारसी महिला की अधर्मज संतान और लालन पालन हिंदू के तौर पर हुआ हो। पारसी पर वैसे तो ये एक्ट जो है हिंदू मैरिज एक्ट लागू नहीं होता है, लेकिन अगर हिंदू पुरुष है और पारसी महिला है लेकिन उसका लालन पालन कैसे हुआ है? हिंदू के तरीके से, तो वो हिंदू माना जाएगा। तो इसलिए इसमें चारों ही हिंदू माने जाएंगे, ठीक है। Under Hindu law, the persons descended from a common ancestor but by different wives are known as। हिंदू विधि के अंतर्गत एक ही पूर्वज किंतु भिन्न पत्नियों से अवजनित व्यक्तियों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए फुल ब्लड रिलेशंस। ऑप्शन बी हाफ ब्लड रिलेशंस। ऑप्शन सी यूटेराइन ब्लड रिलेशंस। ऑप्शन डी नो ब्लड रिलेशंस। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हाफ ब्लड रिलेशंस। इसमें क्या बोला गया? एक ही पूर्वज, मतलब पिता एक है और भिन्न पत्नियों से अवजनित, और माता दो हैं, फादर एक है और इन मतलब मदर जो है वो दो हैं। तो इनके जो बच्चे होंगे
मालजी सन, इनका भी सन। इन दोनों का जो संबंध होगा वो कैसा होगा, हाफ ब्लड होगा, जिसको बोलते हैं सौतेला। ठीक है, अगर वहीं दूसरी तरफ एक और कंडीशन देखते हैं, वो भी यही देख लेते हैं। अगर मान लीजिए मदर एक है, ठीक है, इन्होंने एक शादी की एफ से, ये फादर हैं, इनका एक पुत्र हुआ यस, ठीक है। अब इन्होंने एक फिर दूसरी शादी की एफ से, इनसे एक पुत्री हुई डी मान लीजिए। अब ये दोनों हैं एस और डी, इन दोनों का संबंध कैसा है, इन दोनों का संबंध कैसा है, वो है यूटेराइन ब्लड रिलेशन। ठीक है, तो यह आप ध्यान रखिए कि हाफ ब्लड और यूटेराइन ब्लड रिलेशंस क्या हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू पर्सन्स आर सेड टू बी रिलेटेड टू ईच अदर बाय यूटेराइन ब्लड व्हेन दे आर डिसेंडेंट फ्रॉम। दो व्यक्तियों को एक उदर रक्त से जुड़ा हुआ कहा जाता है यदि वे अवजनित हुए हैं। देखिए वो क्वेश्चन भी यहाँ पे आ गया। ऑप्शन ए कॉमन एंसेस्टर बाय द सेम वाइफ, ऑप्शन बी अ कॉमन एंसेस्टर बट डिफरेंट वाइफ्स, ऑप्शन सी अ कॉमन ancestors by the same husband, option D a common ancestors but by different husbands। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे डिफरेंट हस्बैंड्स हैं। ठीक है, मदर जो है वो एक ही है बट पिता जो है वो दो हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूल रिलेटिंग टू सपिंडास रिलेशंस आर बेसिस ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। सपिंड नातेदारी से जुड़े नियम किसके सिद्धांत पर आधारित हैं। ऑप्शन ए पॉलीगैमी, ऑप्शन बी इंडोगैमी, ऑप्शन सी एक्सोगैमी, ऑप्शन डी पॉलीएंड्री। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी एक्सोगैमी। इसका मतलब होता है सपिंडा रिलेशंस ये बताते हैं कि हमें अपने समूह से बाहर विवाह करना चाहिए। एक्सोगैमी, एक्सो मतलब क्या होता है कि बाहर, अगर ये इंडोगैमी होता तो मतलब अंदर उसके हम कर सकते थे, बट यहाँ पे एक्सोगैमी है, इसका मतलब ये बताता है वो कि हमें जो विवाह है अपने समूह से बाहर निकल कर करना चाहिए, इसलिए एक्सोगैमी जो है वो सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ पार्टीज टू हिंदू मैरिज आर सपिंडास टू ईच अदर द मैरिज इज। यदि एक हिंदू विवाह के पक्षकार आपस में एक दूसरे के सपिंड हैं तो विवाह कैसी होगी। ऑप्शन ए वैलिड, ऑप्शन बी वॉइडेबल, ऑप्शन सी वॉइड, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वॉइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सपिंडा relationship under the Hindu law towards the fathers and mother's side extend up to। सपिंड नातेदारी पिता और माता की तरफ हिंदू विधि में फैला होता है कैसे। ऑप्शन ए 6 degrees towards the father side and 3 degrees towards the mother side, ऑप्शन बी 5 degrees towards the father side and 4 degrees towards the mother side, ऑप्शन सी 5 degrees towards the father side and 3 degrees towards the mother side, ऑप्शन डी 7 degrees towards the father sides and 5 degrees towards the mother sides। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। पिता की तरफ से 5 पीढ़ी देखते हैं और माता की तरफ से 3 पीढ़ी। ठीक है, इसमें जो रिलेशन आता है वो होता है सपिंडा रिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर which of the following section of the Hindu Marriage Act 1955 सपिंडा रिलेशनशिप हैज बीन डिफाइंड। सपिंड संबंध का हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की निम्नलिखित में से किस धारा में परिभाषित किया गया है। ऑप्शन ए सेक्शन 3, ऑप्शन बी सेक्शन 5, ऑप्शन सी सेक्शन 7, ऑप्शन डी सेक्शन 9। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सेक्शन 3 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मैरिज बी द विडो ऑफ द एल्डर ब्रदर द मैरिज इज। ए अपने बड़े भाई की विधवा से विवाह करता है, यह विवाह कैसा है। ऑप्शन ए वैलिड, ऑप्शन बी वॉइड, ऑप्शन सी वॉइडेबल, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी वॉइड होगा। क्यों, क्योंकि जो रिलेशन है वो प्रोहिबिटेड डिग्री में आता है। ठीक है, और ऐसे जो शादियां होती हैं उसमें जो उनका इफेक्ट क्या होता है वो वॉइड होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूल रिलेटिंग टू प्रोहिबिटेड डिग्री आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। प्रतिषेध डिग्री से संबंधित नियम किस सिद्धांत पर आधारित होते हैं। ऑप्शन ए मोनोगैमी, ऑप्शन बी पॉलीगैमी, ऑप्शन सी एक्सोगैमी, ऑप्शन डी इंडोगैमी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी एक्सोगैमी। चाहे वो सपिंडा हो चाहे वो प्रोहिबिटेड डिग्री हो, दोनों किस प्रिंसिपल आधारित है, प्रिंसिपल है एक्सोगैमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हिंदू मैरिज एक्ट 1955 डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप इज डिफाइंड अंडर। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में प्रतिसिद्ध नातेदारी की डिग्रियों को निम्नलिखित उपबंध के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। ऑप्शन ए सेक्शन 3B, ऑप्शन बी सेक्शन 3C, ऑप्शन सी सेक्शन 3E, ऑप्शन डी सेक्शन 3G। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सेक्शन 3G में डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ग्रूम ऑफ 22 years of age marries a bride of 15 years of age। द मैरिज अंडर हिंदू लॉ इज।
22 वर्ष का एक वर 15 वर्ष की वधु से विवाह करता है, हिंदू विवाह, ऐसा हिंदू विवाह कैसा होगा? ऑप्शन ए वैलिड बट पनिशेबल, ऑप्शन बी वॉइड, ऑप्शन सी वॉइडेबल, ऑप्शन डी इलीगल। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। विवाह में जो मतलब जो ऐसे व्यक्ति अगर मतलब जो फीमेल है मतलब जो ब्राइड है उसकी अगर एज 18 से कम है और जो ब्राइड ग्रूम है उसकी एज जो है 21 से कम है, अगर इनमें शादी हो जाती है तो शादी वॉइड या वाइडेबल नहीं हो जाएगी, शादी वैलिड ही रहेगी, बट ये पनिशेबल रहेगा, पनिशमेंट दिया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बॉय ऑफ 17 ईयर्स मैरीज अ गर्ल ऑफ 15 ईयर्स, द मैरिज इज। एक 17 वर्ष का लड़का 15 वर्ष की लड़की से विवाह करता है, यह विवाह कैसा होगा? ऑप्शन ए वाइड, ऑप्शन बी वॉइडेबल, ऑप्शन सी वैलिड बट नॉट पनिशेबल, ऑप्शन डी वैलिड बट अनपनिशेबल। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, वैलिड भी होगा लेकिन पनिशेबल होगा। नेक्स्ट है, इफ द कंडीशंस लेड डाउन अंडर सेक्शन 5 clause 3 of the Hindu Marriage Act 1955 is violated. Such marriage under the act is। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 5(3) के अंतर्गत दी गई शर्तों के उल्लंघन में यदि विवाह किया जाता है तो ऐसा विवाह क्या 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 होगा? ठीक है। अब आपको यहाँ पर ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि 5(3) में है क्या। ठीक है, ये बात करता है एज की, बात करता है ब्राइड एंड ब्राइड ग्रूम की, वही मतलब कि अगर 18 से कम और 21 से कम तो इसमें इसका इफेक्ट क्या होगा ये पूछ रहा है। ऑप्शन ए वॉइड बट नॉट पनिशेबल, ऑप्शन बी वैलिड एंड नॉट पनिशेबल, ऑप्शन सी वॉइड एंड पनिशेबल, ऑप्शन डी वैलिड बट पनिशेबल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, वैलिड होगा लेकिन पनिशेबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंडीशन फॉर मैरिज अंडर सेक्शन 5 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 5 के अंतर्गत निम्न में से कौन विवाह की शर्त नहीं है? ऑप्शन ए नो सपिंडा एंड प्रोहिबिटेड डिग्री रिलेशनशिप, ऑप्शन बी मेंटल कैपेसिटी, ऑप्शन सी मोनोगैमी, ऑप्शन डी फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। सेक्शन 5 में तीनों ही चीजें आपको मिल जाएंगी लेकिन वहां फ्री कंसेंट की कोई बात नहीं की गई है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन डी होगा वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पनिशमेंट फॉर वायलेशन ऑफ क्लॉज 3 of Section 5 of Hindu Marriage Act has been provided in which of the following section? हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5 के खंड 3 के उल्लंघन में दंड का प्रावधान निम्न में से किस धारा में दिया गया है? ऑप्शन ए सेक्शन 5, ऑप्शन बी सेक्शन 8, ऑप्शन सी सेक्शन 18 क्लॉज ए, ऑप्शन डी सेक्शन 18 क्लॉज बी। राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर सी, सेक्शन 18 की क्लॉज ए में। Next question, a marriage between a Hindu boy aged 23 years and Hindu girl aged 19 years, both of same गोत्र is। एक हिंदू लड़का जिसकी आयु 23 वर्ष है एवं एक हिंदू लड़की जिसकी आयु 19 वर्ष है और दोनों एक ही गोत्र के हैं, दोनों के बीच विवाह कैसा होगा? ऑप्शन ए वॉइडेबल, ऑप्शन सी वॉइड, ऑप्शन सी वैलिड, ऑप्शन डी इलीगल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वैलिड। हिंदू विवाह अधिनियम जो है उसमें कहीं भी गोत्र की बात नहीं की गई है कि वो सेम गोत्र के नहीं होने चाहिए, वहां बस दो कंडीशन, एक सपिंडा, दूसरा प्रोहिबिटेड डिग्री रिलेशनशिप। ठीक है, गोत्र कोई भी हो उससे मतलब नहीं है, जो शादी होगी वो वैलिड ही रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स हैज फिक्स द मिनिमम एज ऑफ मैरिज ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स? निम्न में से किस अधिनियम द्वारा लड़कियों के विवाह हेतु न्यूनतम आयु निर्धारित की गई है? ऑप्शन ए द चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट्स एक्ट, ऑप्शन बी द हिंदू मैरिज एक्ट, ऑप्शन सी द स्पेशल मैरिज एक्ट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेक्शन ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 प्रोवाइड्स फॉर कंडीशन ऑफ मैरिज? हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की किस धारा में विवाह की शर्तों का उपबंध किया गया है? ऑप्शन ए सेक्शन 5, ऑप्शन बी सेक्शन 9, ऑप्शन सी सेक्शन 10, ऑप्शन डी सेक्शन 11। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सेक्शन 5। और इसमें भी 5 कंडीशन दी हुई हैं, मैं बता देती हूँ। पहला इसमें से है कि जो ब्राइड और ब्राइड ग्रूम है उनके पहले से कोई हस्बैंड या वाइफ नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब पहले में बात की गई है मोनोगैमी की, एक विवाह की। दूसरे में ये बताया गया है कि जो पक्षकार है वो अपनी जो मतलब ऐसा ना हो कि वो मेंटल कोई इलनेस हो उनमें, ठीक है, ऐसा ना हो कि वो संतानोत्पत्ति के लिए सक्षम ना हो। ठीक है, ये बात है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं कि अगर ऐसा कुछ कंडीशन रहेगा तो मैरिज वाइड हो जाएगी। ठीक है, मैरिज वॉइडेबल रहेगी। तो दूसरी ये बात हो गई। तीसरे में एज की बात दी गई है कि ब्राइड की एज होगी 18 ईयर्स और ब्राइड ग्रूम की 21 ईयर्स। और जो फोर्थ है उसमें दिया गया है प्रोहिबिटेड डिग्री के बारे में, और फिफ्थ में दिया गया है सपिंडा रिलेशनशिप के बारे में। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैरिज में बी सोलेमनाइज्ड बिटवीन टू हिंदूज इफ, दो हिंदू के बीच विवाह संपन्न हो सकता है यदि। ऑप्शन ए ब्राइड ग्रूम कंप्लीट्स एज ऑफ 21 ईयर्स एंड द ब्राइड कंप्लीट 18 ईयर्स। ठीक है, ऑप्शन ए ही इसका सही है, यही हम कर लेते हैं क्योंकि बहुत बार अभी ये क्वेश्चन हम देख के आ रहे हैं। नेक्स्ट है अंडर हिंदू लॉ मैरिज इज अ, हिंदू विवाह के अंतर्गत विवाह क्या है। ऑप्शन ए सैक्रामेंट, ऑप्शन बी कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन सी बोथ एंड बी, ऑप्शन डी नाइदर ए नॉर बी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, हिंदू विवाह जो है वो संस्कार है। नेक्स्ट क्वेश्चन अ हिंदू मैरिज में बी सोलेमनाइज्ड अकॉर्डिंग टू द कस्टमरी राइट्स एंड सेरेमनीज ऑफ, एक हिंदू विवाह किसके रूढ़िगत आचारों और संस्कारों के अनुरूप अनुस्थापित किया जाता है। ऑप्शन ए ब्राइड, ऑप्शन बी ब्राइड ग्रूम, ऑप्शन सी बोथ द पार्टीज, ऑप्शन डी आइदर पार्टीज, ब्राइड एंड ब्राइड ग्रूम देयर टू, वर या वधू दोनों में से कोई भी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जो वर हैं या वधू हैं दोनों में से किसी की भी जो प्रथा है, जो कस्टम है, उनके अनुसार विवाह किया जा सकेगा। ठीक है, ये जो है सेक्शन 7 क्लॉज 1 में दिया गया है हिंदू मैरिज एक्ट के। नेक्स्ट क्वेश्चन वेदर सप्तपदी इज ऑब्लिगेटरी अंडर सेक्शन 7 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, क्या हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत सप्तपदी बाध्यकारी है। ऑप्शन ए यस, ऑप्शन बी नो, ऑप्शन सी डिपेंड्स, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, नो। ठीक है, अगर आप सेक्शन 7 में देखेंगे तो वहां पर कहीं भी इसको बाध्यकारी नहीं बनाया गया है, वहां पर ये बस ये बोला गया कि अगर कहीं पे ये रूल है सप्तपदी का तब वहां पर विवाह तब पूरा माना जाएगा जबकि उसने अपना 7वां पद चल लिया हो, लेकिन अगर कहीं पे ये रूल ही नहीं है तो वहां पे ये ऑब्लिगेटरी नहीं है। ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नो। नेक्स्ट क्वेश्चन अंडर विच सेक्शन ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट सेरेमनीज फॉर अ हिंदू मैरिज इज प्रिस्क्राइब्ड, हिंदू विवाह अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत हिंदू विवाह के लिए संस्कार का प्रावधान है। ऑप्शन ए सेक्शन 6, ऑप्शन बी सेक्शन 7, ऑप्शन सी सेक्शन 8, ऑप्शन सी सेक्शन 8 ए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सेक्शन 7 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इन हिंदू मैरिज ब्राइड एंड ब्राइड ग्रूम हैज टेकन 2.5 स्टेप्स राउंड द होली फायर मैरिज इज, हिंदू विवाह में वर एंड वधू मात्र 2.5 फेरे पवित्र अग्नि के समक्ष लेते हैं, यह विवाह क्या होगा। ऑप्शन ए वैलिड, ऑप्शन बी वॉइडेबल, ऑप्शन सी वॉइड, ऑप्शन डी इलीगल। राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए वैलिड। मैंने पहले ही बता दिया कि फेरे जरूरी नहीं है। ठीक है, बट अगर कहीं का रूल है 7 फेरे का तो वहां पे कंप्लीट करना पड़ेगा। अब अगर कहीं का रूल 2.5 फेरे का ही है तो उतने में ही कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये विवाह क्या होगा, वैलिड होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत विवाह का गैर पंजीकरण क्या होगा। ऑप्शन ए इनवैलिडेट्स द मैरिज एंड कॉल्स फॉर इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टी, ऑप्शन बी does not invalidate the marriage but calls for imposition of penalty, option C neither invalidates the marriage not call for imposition of penalty, option D makes the marriage voidable। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शादी जो होगी वो इनवैलिडेट नहीं होगी अगर किसी मैरिज का रजिस्ट्रेशन नहीं किया गया, लेकिन उसमें पेनल्टी लगेगी और पेनल्टी कितनी होगी, 25 रुपए की। ठीक है, ये बात किसमें बताई गई है, सेक्शन 8 में। Next question, the Supreme Court of India give direction to the fact that the marriage of all persons citizen of India belonging to various religions should be made compulsory registrable in those respective states where marriage is solemnized. These directions were issued in which of the following cases? भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि विभिन्न धर्मों के भारतीय नागरिकों और समस्त व्यक्तियों को विवाह को उन राज्यों में जहां विवाह संस्कार पूरे किए गए हैं अनिवार्य रूप से पंजीकरण कर देना चाहिए। निम्नांकित वादों में से यह किसमें दिशा निर्देश जारी किया गया। ऑप्शन ए आर डी उपाध्याय वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी शास्त्री वर्सेस मूलदास, ऑप्शन सी सीमा वर्सेस अश्विनी कुमार, ऑप्शन डी कैलाश सरकार वर्सेस माया देवी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सीमा वर्सेस अश्विनी कुमार केस में बोला गया कि चाहे वो किसी भी धर्म का कोई व्यक्ति हो, विवाह के लिए रजिस्ट्रेशन जिस स्टेट में उसने शादी की वहां पे कराना अनिवार्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज हैज बीन मेड कंपल्सरी बाय हिंदू मैरिज एक्ट 1955 अंडर, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में विवाह के पंजीकरण को अनिवार्य बनाया गया है कौन से सेक्शन में। ऑप्शन ए सेक्शन 12, ऑप्शन बी सेक्शन 14, ऑप्शन सी सेक्शन 8, ऑप्शन डी सेक्शन 6। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सेक्शन 8 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स कैन बी डिमांडेड बाई, दाम्पत्य अधिकारों की प्रतिस्थापना की मांग कर सकता है। ऑप्शन ए हस्बैंड, ऑप्शन बी वाइफ, ऑप्शन सी हस्बैंड एंड वाइफ बोथ, ऑप्शन डी एनी रिलेटिव ऑफ हस्बैंड और वाइफ। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हस्बैंड और वाइफ दोनों ही कॉन्जुगल राइट्स की मांग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेमेडी ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स हैज इट्स रूट्स इन, दाम्पत्याधिकारों के प्रतिस्थापन के उपचार का मूल निम्नलिखित में से किसमें है। ऑप्शन ए ज्यूस लॉ, ऑप्शन बी फ्रेंच लॉ, ऑप्शन सी इंग्लिश लॉ, ऑप्शन डी इंडियन लॉ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ज्यूस लॉ। ठीक है, यहूदी कानून में है। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द क्वेश्चंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 केम फॉर कंसिडरेशन फॉर द फर्स्ट टाइम, निम्नलिखित में से किस मुकदमे में हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 9 की संवैधानिकता वैधता पर प्रश्न पहली बार विचारण के लिए आया था। ऑप्शन ए सरोज रानी वर्सेस सुदर्शन कुमार, ऑप्शन बी बिपिन चंद्र वर्सेस प्रभावती, ऑप्शन सी सावित्री पांडे वर्सेस प्रेमचंद्र पांडे, ऑप्शन डी लक्ष्मण वर्सेस मीना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सरोज रानी वर्सेस सुदर्शन कुमार। Next time, in which of the following case the court held that section 9 of Hindu Marriage Act was constitutionally violate of human right of human dignity and privacy, निम्न में से किस मामले में न्यायालय ने निर्धारित किया कि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 जो है वो मानव प्रतिष्ठा एवं प्राइवेसी अधिकार को संवैधानिक रूप से उल्लंघन करता है। ऑप्शन ए बिपिन चंद्र वर्सेस प्रभावती, ऑप्शन बी टी सरिता वर्सेस वेंकटाशुभा, ऑप्शन सी लक्ष्मण वर्सेस मीना, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी टी सरिता वर्सेस वेंकटाशुभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस सेक्शन 9 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 हैज बीन डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल, निम्न में से किस वाद में हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 9 को असंवैधानिक घोषित किया गया है। ऑप्शन ए शांति वर्सेस रूपेश, ऑप्शन बी टी सरिता वर्सेस टीबी सुबैया, ऑप्शन सी तिर्थी कौर वर्सेस कृपाल सिंह, ऑप्शन डी एकी कपूर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी टी सरिता वर्सेस टीबी सुबैया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स द एग्रीव्ड पार्टी मे बी पिटीशन अप्लाई टू, दाम्पत्य अधिकारों के प्रतिस्थापन के लिए पीड़ित पक्षकार याचिका द्वारा आवेदन कर सकता है। ऑप्शन ए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ऑप्शन बी द फैमिली कोर्ट, ऑप्शन सी द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ऑप्शन डी द कोर्ट ऑफ सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। Next question, which one of the following section of Hindu Marriage Act 1955 deals with restitution of conjugal rights, निम्न में से हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की कौन सी धारा दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना से संबंधित है। ऑप्शन ए सेक्शन 5, ऑप्शन बी सेक्शन 9, ऑप्शन सी सेक्शन 10, ऑप्शन डी सेक्शन 11। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सेक्शन 9। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच सेक्शन ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 जुडिशियल सेपरेशन हैज बीन प्रोवाइडेड, निम्न हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की किस धारा के अंतर्गत न्यायिक पृथक्करण के आधार दिए गए हैं। ऑप्शन ए सेक्शन 9, ऑप्शन बी सेक्शन 10, ऑप्शन सी सेक्शन 11, ऑप्शन डी सेक्शन 13। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सेक्शन 10। Next question, a decree of judicial separation passed by a competent court between the parties to a marriage, वैवाहिक पक्षकारों के बीच एक न्यायिक पृथक्करण की आज्ञप्ति जो एक सक्षम न्यायालय द्वारा पारित किया गया हो। ऑप्शन ए brings the marriage relationship between the spouse to an end, ऑप्शन बी makes the parties free to marry any other person, ऑप्शन सी does affect the marital relationship between the spouse and they are no more husband and wife, ऑप्शन डी does not affect the marital relationship but it suspends the conjugal relationship till the period of decree। अब इसमें क्या जुडिशियल सेपरेशन की अगर डिग्री पारित हो जाती है उसमें जो मैरिटल रिलेशनशिप है उसमें कोई भी इफेक्ट नहीं आता, बस जो आपका एक कंजुगल रिलेशनशिप है वो कुछ टाइम के लिए सस्पेंड हो जाता है। ऑप्शन डी जो होगा उसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, प्री मैरिटल रिलेशनशिप ऑफ हस्बैंड और वाइफ इज लीगल ग्राउंड फॉर, पति या पत्नी की विवाह पूर्व संबंध वैधानिक आधार है किससे। ऑप्शन ए जुडिशियल सेपरेशन, ऑप्शन बी डाइवोर्स, ऑप्शन सी डिक्लेयर द मैरिज वाइड, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। प्री मैरिटल रिलेशनशिप किसी भी आधार उसका नहीं बनते हैं, ना जुडिशियल सेपरेशन का और ना ही डाइवोर्स का। नेक्स्ट है चंद्रा वर्सेस सुरेश AIR 1971 दिल्ली 208 डील्स विद, चंद्रा बनाम सुरेश दिल्ली किससे संबंधित है। ऑप्शन ए मेंटेनेंस, ऑप्शन बी कस्टडी ऑफ चिल्ड्रेन, ऑप्शन सी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ऑप्शन डी डिग्री ऑफ जुडिशियल सेपरेशन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी डिग्री ऑफ जुडिशियल सेपरेशन से संबंधित है।
नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्राउंड ऑफ जुडिशियल सेपरेशन अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट 1955? निम्नलिखित में से कौन सा हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत न्यायिक पृथक्करण का आधार नहीं है? ऑप्शन ए, रिनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड, ऑप्शन बी, 7 years absence, ऑप्शन सी, कन्वर्जन टू नॉन हिंदू रिलीजन, ऑप्शन डी, डिजर्शन फॉर 1 year। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, डिजर्शन फॉर 1 year। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडल्ट्री इज ग्राउंड अंडर हिंदू मैरिज एक्ट 1955 फॉर। हिंदू मैरिज एक्ट जो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत जार कर्म किसका आधार है? ऑप्शन ए, जुडिशियल सेपरेशन, ऑप्शन बी, डाइवोर्स, ऑप्शन सी, जुडिशियल सेपरेशन एंड डाइवोर्स बोथ, ऑप्शन डी, ओनली डाइवोर्स एंड नॉट जुडिशियल सेपरेशन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, जुडिशियल सेपरेशन एंड डाइवोर्स बोथ। अब आपको लगेगा कि जो अडल्ट्री है वो तो खत्म हो गया है, लेकिन अडल्ट्री खत्म हुआ है कहाँ से? आईपीसी से, ठीक है, या फिर बीएनएस से। ये एक ऑफेंस नहीं रह गया है, लेकिन ये अभी भी डाइवोर्स और जुडिशियल सेपरेशन का ग्राउंड है। नेक्स्ट है, द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 कंटेन्स द मिनिमम पीरियड ऑफ डिजर्शन फॉर फाइलिंग अ सूट फॉर जुडिशियल सेपरेशन। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में अधित्याग में आधार पर न्यायिक पृथक्करण के आवेदन हेतु कम से कम कितना समय है? ऑप्शन ए, 3 year, ऑप्शन बी, 5 year, ऑप्शन सी, 7 year, ऑप्शन डी, 2 year। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 2 year। अभी जो पीछे क्वेश्चन आया था उसमें पूछा गया था कि क्या आधार नहीं है, तो उसमें क्या दिया गया था? अभिताग कितना दिया गया था? 1 साल का दिया गया था, इसलिए वो गलत था। कितना होगा? 2 साल का होगा। नेक्स्ट है, अ हिंदू कपल हैविंग द डिग्री ऑफ जुडिशियल सेपरेशन वांट टू लिव टुगेदर। एक हिंदू दंपति जिसे न्यायिक पृथक्करण की डिग्री प्राप्त है वो एक साथ रहना चाहते हैं, तो क्या वो एक साथ रह सकते हैं कि नहीं रह सकते? ऑप्शन है, दे कैन लिव टुगेदर, ऑप्शन बी, दे कैन नॉट लिव टुगेदर, ऑप्शन सी, दे कैन लिव टुगेदर आफ्टर रीमैरिज, ऑप्शन डी, दे कैन लिव टुगेदर ओनली आफ्टर द परमिशन ऑफ द कोर्ट। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दे कैन लिव टुगेदर। क्योंकि डिग्री ऑफ जुडिशियल सेपरेशन इसलिए पारित नहीं की गई है कि उन लोग को अलग कर किया जाए, इसलिए ही पारित की गई है ताकि वो लोग जो है एक साथ मतलब अपने आप में फिर से आ जाए, ठीक है, इसलिए ऑप्शन ए जो होगा वो राइट होगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ जुडिशियल सेपरेशन ऑन मैटरनल रिलेशन अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट। हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत न्यायिक पृथक्करण के विवाह के संबंध पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन ए, मैरिटल रिलेशन कम टू एन एंड, ऑप्शन बी, मैरिटल रिलेशन इज सस्पेंडेड, ऑप्शन सी, मैरिज बिकम्स वॉइड, ऑप्शन डी, मैरिज बिकम्स वॉइडेबल। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो मैरिटल रिलेशंस होते हैं वो सस्पेंड हो जाते हैं। Next, a marriage solemnized between any two Hindus who are subpoenaed to each other shall be valid if। किन्हीं दो हिंदुओं के बीच में संपन्न शादी जो एक दूसरे के सपिंड है वो कब मान्य होगी? ठीक है, एक एक्सेप्शन दिया हुआ है सेक्शन 5 में कि कब जो है प्रोहिबिटेड डिग्री और सपिंडा में अगर शादी हो जाती है तो वो कब मान्य होगी। ऑप्शन ए, द कस्टम और यूजेस गवर्निंग ईच ऑफ देम परमिट्स अ मैरिज बिटवीन द टू, ऑप्शन बी, द कस्टम ऑफ यूजेस गवर्निंग एनी ऑफ देम परमिट्स अ मैरिज बिटवीन द टू, ऑप्शन सी, नाइदर ए और बी, ऑप्शन डी, नाइदर ए और बी, आइदर ए और बी और नाइदर ए और बी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। जब दोनों ही, जब जो ब्राइड और ब्राइड ग्रूम है, जब दोनों के ही कस्टम में अगर ऐसा कुछ प्रथा है कि शादियां हो सकती हैं तभी होगी, ठीक है, एनी ऑफ देम नहीं होगा बल्कि दोनों में ही, ईच ऑफ देम होगा। अगर दोनों में ही होगा तभी शादी हो सकती है, ठीक है। उनकी कोई प्रथा है जो मतलब ये वैलिड करती है, जैसे साउथ में शादियां हो जाती हैं वैसे, ठीक है, तो उनमें वैलिड रहेगा क्योंकि उनका कस्टम है वो। नेक्स्ट है, अंडर विच सेक्शन ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 अ हिंदू मैरिज में बी डिक्लेयर्ड एज वॉइड। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की किस धारा में एक हिंदू विवाह को शून्य घोषित किया जा सकता है? ऑप्शन ए, सेक्शन 9, ऑप्शन बी, सेक्शन 10, ऑप्शन सी, सेक्शन 11, ऑप्शन डी, सेक्शन 12। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सेक्शन 11। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट अ वाइड मैरिज। निम्न में से कौन सी शादी शून्य नहीं है? ऑप्शन ए, दैट एट टाइम ऑफ मैरिज आइदर पार्टी हैज ए स्पाउस, ऑप्शन बी, द पार्टीज आर सपिंडा टू ईच अदर, ऑप्शन सी, द पार्टीज आर विद इन प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप, ऑप्शन डी, द आइदर पार्टी इज ऑफ बैड कैरेक्टर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, बैड कैरेक्टर होना ये शादी को शून्य नहीं बनाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर सेक्शन 11 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 द मैरिज में बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड इफ। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 11 के अंतर्गत विवाह को अकृत एवं शून्य घोषित किया जा सकता है यदि। ऑप्शन ए, द पार्टीज आर विद इन द डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप, ऑप्शन बी, एट द टाइम ऑफ मैरिज वन ऑफ पार्टीज वर इनकैपेबल ऑफ गिविंग ए वैलिड कंसेंट टू इट consequences ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, ऑप्शन सी, एट द टाइम ऑफ मैरिज वन ऑफ practicals was subjected to recurrent attacks of insanity, option D, on all of above circumstances। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। जब प्रोहिबिटेड डिग्री के रिलेशनशिप में आते हैं तब जो होगा विवाह क्या होगा वो शून्य होगा।
नेक्स्ट है अ हिंदू गर्ल विशेस टू मैरी हर मदर सिस्टर एडॉप्टेड हिंदू सन हु हैपेंस टू बी हर चाइल्डहुड फ्रेंड सिंस द प्री एडॉप्शन डेज सच मैरिज अंडर हिंदू लॉ विल बी। एक हिंदू लड़की जो बचपन के मित्र से विवाह करना चाहती है जो उसकी सगी मौसी ने दत्तक ग्रहण कर लिया है, उसकी एक व्यक्ति से मित्रता दत्तक ग्रहण के पहले से है, उनके मध्य विवाह कैसा होगा? ऑप्शन ए वैलिड, ऑप्शन बी वॉइड, ऑप्शन सी वॉइडेबल, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वॉइड होगा। ठीक है, चाहे वो दत्तक हो चाहे वो फुल ब्लड रिलेशन हो, कोई भी हो, मैरिज जो है वो वॉइड होगी। नेक्स्ट, द नेचर ऑफ मैरिज ऑफ इम्पोर्टेंट पर्सन इज। एक नपुंसक की शादी की प्रकृति क्या है? ऑप्शन ए वॉइड, ऑप्शन बी वॉइडेबल, ऑप्शन सी इलीगल, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वॉइडेबल। नेक्स्ट है अ डिफेंस ऑफ नलिटी ऑफ मैरिज इन केस ऑफ वॉइडेबल मैरिज इनर्स द मैरिज फ्रॉम द। शून्यकर्णीय विवाह के मामले में विवाह की अकृतता का बचाव को निरस्त किया जा सकता है। ऑप्शन ए डेट ऑफ द डिग्री, ऑप्शन बी डेट ऑफ द पिटीशन, ऑप्शन सी डेट ऑफ मैरिज, ऑप्शन डी डेट एज डायरेक्टेड बाय द कोर्ट। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए डेट ऑफ द डिग्री। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ग्राउंड ऑफ वॉइडेबल मैरिज अंडर हिंदू मैरिज एक्ट। हिंदू विवाह अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सा शून्यकर्णीय विवाह का आधार नहीं है? ऑप्शन ए इम्पोटेंसी, ऑप्शन बी अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, ऑप्शन सी फोर्स और फ्रॉड, ऑप्शन डी बाइगैमी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बाइगैमी। ठीक है, बाइगैमी में मैरिज जो वॉइडेबल नहीं होती बल्कि मैरिज जो होती है वो वॉइड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैरिज ऑफ अ हिंदू मेल और फीमेल अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 विद अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड और वन सफरिंग फ्रॉम मेंटल डिसऑर्डर इज। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत एक हिंदू पुरुष या महिला का विवाह एक ऐसे व्यक्ति जो असुरक्षित या मानसिक रोगी हो के साथ होना कैसा होगा? ऑप्शन ए नॉट वैलिड, ऑप्शन बी वॉइड, ऑप्शन सी वॉइडेबल, ऑप्शन डी परफेक्टली वैलिड। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी वॉइडेबल। Next, that the respondent was at the time of marriage pregnant by some other person other than petitioners is a ground for voidable marriage under। विवाह के समय प्रत्यार्थी प्रार्थी से नहीं परंतु किसी अन्य पुरुष से गर्भवती थी तो विवाह के किस धारा के अधीन शून्यकर्णी योग्य ठहराने का आधार बनता है? ऑप्शन ए सेक्शन 12 क्लॉज ए 1, ऑप्शन बी है सेक्शन 12 क्लॉज 1 क्लॉज बी, ऑप्शन सी है सेक्शन 12 क्लॉज 1 क्लॉज सी, ऑप्शन डी है सेक्शन 12 क्लॉज 1 क्लॉज डी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है प्रेगनेंसी ऑफ गर्ल एट द टाइम ऑफ हर मैरिज अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट 1955। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत विवाह के समय कन्या का गर्भवती होना। ऑप्शन ए विल नॉट अफेक्ट द मैरिज, ऑप्शन बी विल मेक द मैरिज इप्सो फैक्टो इनवैलिड, ऑप्शन सी विल बी ए ग्राउंड फॉर मेकिंग द मैरिज एज वॉइड, ऑप्शन डी विल बी ग्राउंड फॉर मेकिंग द मैरिज एज वॉइडेबल। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विवाह को वॉइडेबल मतलब रहेगा, वो वॉइडेबल रहेगा विवाह। नेक्स्ट है सेक्शन 12 क्लॉज 1 क्लॉज ए ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट इज रिलेटेड टू। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 12(1) और ए भी यहाँ पे है, किससे संबंधित है? ऑप्शन ए इम्पोटेंसी, ऑप्शन बी मेंटल डिसऑर्डर, ऑप्शन सी फ्रॉड, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इम्पोटेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट रिलेट्स टू डाइवोर्स। हिंदू विवाह अधिनियम की कौन सी धारा विवाह विच्छेद से संबंधित है? ऑप्शन ए सेक्शन 10, ऑप्शन बी सेक्शन 12, ऑप्शन सी सेक्शन 13, ऑप्शन डी सेक्शन, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ देम। राइट हैंड आंसर है ऑप्शन नंबर सी सेक्शन 13। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैरिटल रिलेशनशिप कम्स टू एन एंड इन द केस ऑफ। किसी स्थिति में वैवाहिक संबंध समाप्त हो जाती है, किस स्थिति में? ऑप्शन ए जुडिशियल सेपरेशन, ऑप्शन बी रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, ऑप्शन सी डाइवोर्स, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी डाइवोर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्राउंड फॉर डाइवोर्स अंडर हिंदू मैरिज एक्ट। हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत विवाह विच्छेद के लिए आधार निम्नांकित में से कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए क्रुएलिटी, ऑप्शन बी डिजर्शन, ऑप्शन सी एडल्ट्री, ऑप्शन डी इनकम्पैटिबल टेम्परामेंटल एडजस्टमेंट। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है Presently, the Hindu Marriage Act 1955 recognize the following theories of divorce। वर्तमान में हिंदू विवाह अधिनियम 1955 तलाक के निम्नांकित सिद्धांतों को मान्यता देती है। ऑप्शन 1, ऑप्शन ए है फॉल्ट एंड म्यूचुअल कंसेंट,
ऑप्शन बी म्यूचुअल कंसेंट एंड ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज, ऑप्शन सी फॉल्ट ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज, म्यूचुअल कंसेंट एंड कस्टमरी, ऑप्शन डी फॉल्ट इरिटेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज एंड म्यूचुअल कंसेंट। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फॉल्ट ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज, म्यूचुअल कंसेंट एंड कस्टमरी। Next question, which of the following is not a ground of dissolution of marriage under the Hindu Marriage Act 1955? हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन विवाह के विघटन का आधार नहीं है? ऑप्शन ए है नॉन रिजम्पशन of cohabitation at least for 1 year after the degree of judicial separation, option B pre-act bigamy by husband, option C renunciation of the word, option D pre-marriage pregnancy of wife। right answer है option number D, प्री प्रेगनेंसी, जो प्री मैरिज प्रेगनेंसी ऑफ वाइफ है, ये विवाह जो इसमें वॉइडेबल रहता है, लेकिन ये जो ग्राउंड नहीं है डाइवोर्स का। नेक्स्ट है गिल्ट थ्योरी ऑफ डाइवोर्स इंप्लाइज, तलाक का अपराध सिद्धांत के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए बोथ पार्टीज टू द मैरिज टू बी गिल्टी, ऑप्शन बी वन गिल्टी पार्टी एंड अदर पार्टी टू बी इनोसेंट, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नाइदर ए नॉर बी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वन पार्टी जो होता है वो गिल्टी होता है और दूसरा पार्टी जो होता है वो इनोसेंट होता है। नेक्स्ट है सिंगल एक्ट ऑफ एडल्ट्री इज ग्राउंड फॉर, एक बार का जार कर्म भी किसके लिए आधार बनता है? ऑप्शन ए जुडिशियल सेपरेशन, ऑप्शन बी डाइवोर्स, ऑप्शन सी डाइवोर्स एंड जुडिशियल सेपरेशन बोथ, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जुडिशियल सेपरेशन एंड डाइवोर्स दोनों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग केसेस डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट इज रिलेटेड टू मेंटल क्रुएलिटी, उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णीत निम्नलिखित में से कौन सा वाद मानसिक क्रूरता से संबंधित है? ऑप्शन ए सायल वर्सेज सरला, ऑप्शन बी दास्तानी वर्सेज दास्तानी, ऑप्शन सी रीता निझावन वर्सेज राज किशन निझावन, ऑप्शन डी रूपलाल वर्सेज करतारा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दास्तानी वर्सेज दास्तानी। नेक्स्ट है दास्तानी वर्सेस दास्तानी, इस केस ऑन दास्तानी बनाम दास्तानी का वाद किससे संबंधित है? ऑप्शन ए एडॉप्शन, ऑप्शन बी मैरिज, ऑप्शन सी गार्जियनशिप, ऑप्शन डी डाइवोर्स। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डाइवोर्स। दास्तानी वर्सेस दास्तानी, अगर यहाँ पे क्रुएलिटी होता तो क्रुएलिटी भी लगा सकते थे और डाइवोर्स में भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट है रसिल वर्सेज रसिल इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग मैटर इन हिंदू लॉ, हिंदू विधि में रसल बनाम रसल का वाद निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित है? ऑप्शन ए डिजर्शन, ऑप्शन बी क्रुएलिटी, ऑप्शन सी एडल्ट्री, ऑप्शन डी लेप्रोसी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्रुएलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनिमम पीरियड ऑफ डिजर्शन फॉर फाइलिंग अ सूट फॉर जुडिशियल सेपरेशन अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 इज, हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत न्यायिक पृथक्करण के लिए वाद प्रस्तुत करने हेतु अभित्यजन की न्यूनतम अवधि कितनी है? ऑप्शन ए 3 इयर्स, ऑप्शन बी 5 इयर्स, ऑप्शन सी 2 इयर्स, ऑप्शन डी 7 इयर्स। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2 इयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत निम्न में से कौन सा तलाक का आधार नहीं है? ऑप्शन ए लेप्रोसी, ऑप्शन बी इंसैनिटी, ऑप्शन सी इपिलेप्सी एंड ऑप्शन डी वेनरल डिजीज। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए भी हो जाएगा और ऑप्शन नंबर सी भी, इसमें दो आंसर सही है, ये दोनों ही तलाक का आधार नहीं है। नेक्स्ट है ऑन द ग्राउंड ऑफ बेनेंस और स्टेरिलिटी मैरिज कैन बी, बंधता या बांझपन के आधार पर विवाह। ऑप्शन ए वॉइडेबल, ऑप्शन बी वॉइड, ऑप्शन सी बोथ एंड बी, ऑप्शन डी नाइदर ए नॉर बी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नाइदर ए नॉर बी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स अवेलेबल टू वाइफ अंडर सेक्शन 13 क्लॉज 2 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13(2) के अंतर्गत निम्न में से कौन पत्नी के लिए तलाक का आधार नहीं है? ऑप्शन ए प्री एक्ट बाइगेमी ऑफ हस्बैंड, ऑप्शन बी रिप्यूडिएशन ऑफ मैरिज, ऑप्शन सी क्रुएलिटी बाय द हस्बैंड, ऑप्शन डी हस्बैंड इज गिल्टी ऑफ रेप सोडोमी एंड बेस्टियलिटी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्रुएलिटी बाय हस्बैंड। नेक्स्ट है विच एमंग द फॉलोइंग इज ए स्पेशल ग्राउंड फॉर डाइवोर्स एक्सक्लूसिवली अवेलेबल फॉर वाइफ
अंडर सेक्शन 13 क्लॉज 2 धारा 13(2) के तहत केवल पत्नी के लिए उपलब्ध तलाक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विशेष आधार है? ऑप्शन ए डिजर्शन, ऑप्शन बी क्रुएलिटी, ऑप्शन सी कन्वर्जन, ऑप्शन डी बेस्टियलिटी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बेस्टियलिटी। Next, which one of the following provisions of Hindu Marriage Act 1955 relates with the grounds of divorce exclusively for wife? हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध अनन्य रूप से पत्नी को प्राप्त विवाह विच्छेद के आधार से संबंधित है? ऑप्शन ए सेक्शन 13 क्लॉज ए, ऑप्शन बी सेक्शन 13 क्लॉज 1A, ऑप्शन सी सेक्शन 13 क्लॉज बी, ऑप्शन डी सेक्शन 13 क्लॉज 2। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सेक्शन 13 क्लॉज 2 जो है ये इसमें जो ग्राउंड है 4 ग्राउंड है जो कि सिर्फ वाइफ को प्राप्त है। नेक्स्ट है ब्रेकडाउन थ्योरी ऑफ डाइवोर्स इज रिफ्लेक्टेड इन। तलाक की ब्रेकडाउन थ्योरी निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होती है? ऑप्शन ए सेक्शन 13 क्लॉज ए, ऑप्शन बी सेक्शन 13 क्लॉज 2, ऑप्शन सी सेक्शन 13 क्लॉज 1A, ऑप्शन डी सेक्शन 13 क्लॉज बी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सेक्शन 13 क्लॉज 1A में। ठीक है। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्ट्स द लॉ कमीशन रिकमेंडेड द ब्रेकडाउन प्रिंसिपल टू बी एक्सेप्टेड एज एडिशनल ग्राउंड ऑफ फॉर डाइवोर्स? निम्नलिखित में से किस रिपोर्ट में विधि आयोग ने विवाह विच्छेद के अतिरिक्त स्वीकार आधार के रूप में विघटन सिद्धांत ब्रेकडाउन प्रिंसिपल की अनुशंसा की थी? ऑप्शन ए इन 70th रिपोर्ट, ऑप्शन बी इन 72nd रिपोर्ट, ऑप्शन सी इन 71st रिपोर्ट, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो 71st रिपोर्ट था उसमें जो है ये ब्रेकडाउन प्रिंसिपल का रूल स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट है विच सेक्शन ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 प्रोवाइड्स डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट? हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की कौन सी धारा पारस्परिक सहमति से विवाह विच्छेद का प्रावधान करती है? ऑप्शन ए सेक्शन 13 क्लॉज ए, ऑप्शन बी सेक्शन 13B, ऑप्शन सी सेक्शन 13, ऑप्शन डी सेक्शन 14। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सेक्शन 13 कैपिटल बी में दिया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसेंट थ्योरी ऑफ डाइवोर्स वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 इन द ईयर। आपसी सहमति द्वारा तलाक का सिद्धांत हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में समाविष्ट किया गया था किस वर्ष? ऑप्शन ए 1956, ऑप्शन बी 1961, ऑप्शन सी 1976, ऑप्शन डी 1979। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1976 में। नेक्स्ट है द पिटिशनर फॉर डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट मे बी प्रेजेंटेड अकॉर्डिंग टू हिंदू मैरिज एक्ट 1955 इफ द स्पाउस हैव बीन लिविंग सेपरेटली फॉर पीरियड ऑफ। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अधीन पारस्परिक सहमति से विवाह विच्छेद के लिए याचिका पेश की जा सकती है यदि पति व पत्नी अलग रह रहे हैं कितने वर्ष से? ऑप्शन ए 1 ईयर, ऑप्शन बी 2 ईयर, ऑप्शन सी 3 ईयर, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1 ईयर से। नेक्स्ट है नो पिटिशन ऑफ डाइवोर्स कैन बी प्रेजेंटेड विद 1 ईयर ऑफ मैरिज इट इज प्रोवाइडेड इन विच फॉलोइंग सेक्शन ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। हिंदू विवाह अधिनियम की निम्नलिखित किस धारा में यह प्रावधानित है कि विवाह के 1 वर्ष के अंदर विवाह विच्छेद की याचिका दायर नहीं की जाएगी? ऑप्शन ए अंडर सेक्शन 14, ऑप्शन बी अंडर सेक्शन 12, ऑप्शन सी अंडर सेक्शन 13, ऑप्शन डी अंडर सेक्शन 11। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अंडर सेक्शन 14। नेक्स्ट, A Hindu contracting second marriage during pendency of appeal against the decree of divorce is। एक किसी हिंदू द्वारा विवाह विच्छेद की डिग्री के विरुद्ध की गई अपील की लंबितता के दौरान दूसरा विवाह करना निम्नलिखित में से क्या है? ऑप्शन ए वैलिड, ऑप्शन बी इनवैलिड, ऑप्शन सी फैक्टम वैलिड, ऑप्शन डी वॉइड। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी वॉइड। Next, the decree of divorce has been passed between A and B. A celebrates second marriage with C within 6 months of this decree. This marriage is A एवं B के मध्य विवाह विच्छेद की डिग्री पास हो गई है। ठीक है, यहाँ डिग्री पास हो गई है और इस डिग्री को कितने माह हो गया है? 6 माह के अंदर स से दूसरा विवाह करता है। यह विवाह क्या होगा? ऑप्शन ए वॉइडेबल, ऑप्शन बी वॉइड, ऑप्शन सी इनवैलिड, ऑप्शन डी वैलिड। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी वैलिड।
नेक्स्ट है सेक्शन 16 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 डील्स विद द लेजिटिमेसी ऑफ चिल्ड्रेन ऑफ। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 16 के अंतर्गत आपत्तियों की धर्मस्थता से संबंधित है। ऑप्शन ए वॉइड मैरिज, ऑप्शन बी वॉइडेबल मैरिज, ऑप्शन सी वॉइड एंड वॉइडेबल मैरिज, ऑप्शन डी वैलिड मैरिज। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी वॉइड एंड वॉइडेबल मैरिज। नेक्स्ट है चिल्ड्रेन बोर्न आउट ऑफ अ यूनियन अंडर इज आइदर वॉइड ऑफ वॉइडेबल अंडर सेक्शन 11 और 12 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 शैल बी। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 11 एवं 12 के अंतर्गत शून्य या शून्यकरणीय घोषित विवाह से उत्पन्न बच्चे क्या होंगे? ऑप्शन ए बास्टर्ड, ऑप्शन बी डीम्ड टू बी लेजिटिमेट, ऑप्शन सी इलेजिटिमेट, ऑप्शन डी लेजिटिमेट। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी लेजिटिमेट। जो बच्चे होंगे वो चाहे वॉइड मैरिज से हो चाहे वॉइडेबल या वैलिड, बच्चे जो होंगे वो लेजिटिमेट ही होंगे। नेक्स्ट है अ बाइगैमस हिंदू मैरिज इज हिंदू द्विविवाह है। ऑप्शन ए वॉइड बट नॉट पनिशेबल, ऑप्शन बी वॉइड एंड पनिशेबल, ऑप्शन सी वॉइडेबल, ऑप्शन डी वैलिड। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ये वॉइड भी होगा एंड पनिशेबल भी होगा। नेक्स्ट है बाइगमी इज कमिटेड इफ द सबसिक्वेंट मैरिज इज। द्विविवाह कारित होगा यदि पश्चातवर्ती विवाह कैसा है? ऑप्शन ए वैलिड, ऑप्शन बी वॉइडेबल, ऑप्शन सी वॉइड, ऑप्शन डी बोथ एंड बी एबव। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वैलिड। नेक्स्ट है अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 द मैरिज ऑफ अ माइनर इज। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत एक अप्राप्त वय की विवाह क्या है? ऑप्शन ए वैलिड, ऑप्शन बी वॉइड, ऑप्शन सी वॉइडेबल, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वैलिड। अगर किसी माइनर का विवाह कर दिया जाता है तो विवाह जो होगा वो वैलिड ही रहेगा बट वो पनिशेबल होगा। नेक्स्ट पनिशमेंट फॉर वायलेशन ऑफ कंडीशन एज टू एज एज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 5 क्लॉज 3 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1956। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का है ये, ठीक है। हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 5 क्लॉज 3 में प्रावधानित विवाह के लिए आयु की शर्त का उल्लंघन करने के लिए दंड का प्रावधान हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की निम्नलिखित में से किस धारा में दिया गया है? ऑप्शन ए सेक्शन 18 क्लॉज बी, ऑप्शन बी सेक्शन 17, ऑप्शन सी सेक्शन 18 क्लॉज ए, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सेक्शन 18 क्लॉज ए में दिया गया है। नेक्स्ट है व्हाट इज द कंसिक्वेंसेज व्हेन द एज ऑफ अ हिंदू गर्ल एट द टाइम ऑफ हर मैरिज अंडर हिंदू मैरिज एक्ट 1955 इज लेस देन 18 ईयर्स। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत विवाह के समय एक हिंदू बालिका की आयु 18 वर्ष से कम होने पर क्या परिणाम होगा? ऑप्शन ए द मैरिज इज वैलिड बट पनिशेबल। राइट आंसर यही हो जाता है क्योंकि बहुत बार हमें क्वेश्चन देख के आ रहे हैं तो इतना टाइम नहीं लगाते हैं। मैरिज क्या होगा? वैलिड होगा लेकिन पनिशेबल होगा। नेक्स्ट प्रोसीडिंग रिलेटिंग टू डिस्प्यूट बिटवीन द पार्टीज अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 शैल बी हर्ड। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अधीन पक्षों के बीच विवाद को सुना जाएगा। ऑप्शन ए इन ओपन कोर्ट, ऑप्शन बी इन कैमरा, ऑप्शन सी इन स्पेशल प्रीमाइसेस, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इन कैमरा। कैमरा का मतलब ये नहीं है कि मतलब कैमरे में सुना जाएगा, इसका मतलब है बंद कमरे में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 प्रोवाइड्स दैट एवरी प्रोसीडिंग अंडर द एक्ट शैल बी कंडक्टेड इन कैमरा। हिंदू विवाह अधिनियम की कौन सी धारा अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों को बंद करने में कमरे में करने का बंद करती है? ऑप्शन ए सेक्शन 21 क्लॉज सी, ऑप्शन बी सेक्शन 23, ऑप्शन सी सेक्शन 22, ऑप्शन डी सेक्शन 21 कैपिटल बी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सेक्शन 22 में है। नेक्स्ट है डिस्पोजल ऑफ प्रोसीडिंग रिलेटिंग टू मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 24 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 शैल बी विद इन। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 24 के अधीन भरण पोषण आदि की कार्यवाही निपटाई जाएंगी। ऑप्शन ए 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस टू वाइफ और हस्बैंड, ऑप्शन बी 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस टू वाइफ और हस्बैंड, ऑप्शन सी 45 डेज from the date of service of notice to wife or husband, option D 50 days from the date of service of notice to wife or husband. Right answer option number B 60 days. Next question, the provision for maintenance parental right in Hindu Marriage Act 1955 is given in। वादकालीन भरण पोषण का प्रावधान हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की किस धारा में है? ऑप्शन ए सेक्शन 22, ऑप्शन बी सेक्शन 25, ऑप्शन सी सेक्शन 24, ऑप्शन डी सेक्शन 23। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सेक्शन 24।
नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 24 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 करेस्पॉन्ड्स टू। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 24 के प्रावधान अनुरूप है। ऑप्शन ए सेक्शन 36 ऑफ स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, ऑप्शन बी सेक्शन 36 ऑफ इंडियन डाइवोर्स एक्ट 1869, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी। हिंदू विवाह अधिनियम की जो प्रावधान धारा 14 में है वो स्पेशल मैरिज एक्ट के सेक्शन 36 में है, और जो है इंडियन डाइवोर्स एक्ट के इसमें भी सेक्शन 36 में है। नेक्स्ट है, अ डाइवोर्स्ड हिंदू वाइफ कैन क्लेम मेंटेनेंस अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स। एक विवाह विच्छेद वाली हिंदू पत्नी भरण पोषण मांगने का अधिकार रखती है निम्नलिखित में से किस अधिनियम में। ऑप्शन ए हिंदू मैरिज एक्ट ओनली, ऑप्शन बी हिंदू मैरिज एक्ट एंड क्रिमिनल प्रोसीडिंग एक्ट 1973, ऑप्शन सी हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 एंड हिंदू मैरिज एक्ट, ऑप्शन डी इन ऑल ऑफ द एबव। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हिंदू मैरिज एक्ट एंड क्रिमिनल प्रोसीडिंग एक्ट, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। नेक्स्ट, अंडर हिंदू मैरिज एक्ट 1955 द राइट टू परमानेंट एलिमनी इज अवेलेबल। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत स्थायी निर्वाह व्यय का अधिकार किसको प्राप्त है। ऑप्शन ए टू द हस्बैंड ओनली, ऑप्शन बी टू द वाइफ ओनली, ऑप्शन सी टू द हस्बैंड एंड वाइफ, ऑप्शन डी टू द डिपेंडेंट्स ओनली। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी टू द हस्बैंड एंड वाइफ। Next question, the prescribed period of limitation for preferring an appeal under section 28 of the Hindu Marriage Act is। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 28 के अंतर्गत अपील किए जाने का विहित परिसीमा काल क्या है। ऑप्शन ए 30 डेज, ऑप्शन बी 60 डेज, ऑप्शन सी 90 डेज, ऑप्शन डी 120 डेज। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 90 डेज। नेक्स्ट है, अंडर विच सेक्शन ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 कस्टमरी डाइवोर्स इज सेव्ड। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की किस धारा के अंतर्गत रूढ़िगत तलाक को बचाकर रखा गया है। ऑप्शन ए सेक्शन 13 कैपिटल बी, ऑप्शन बी सेक्शन 16, ऑप्शन सी सेक्शन 30, ऑप्शन डी सेक्शन 29 क्लॉज 2। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सेक्शन 29 क्लॉज 2। नेक्स्ट है, द इंडियन डाइवोर्स एक्ट 1869 विल अप्लाई टू। भारतीय तलाक अधिनियम 1969 किस पर लागू होगा। ऑप्शन ए हिंदू प्रायर टू कमिंग इनटू फोर्स ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955, ऑप्शन बी ज्यूस, ऑप्शन सी क्रिश्चियंस, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हिंदू विवाह अधिनियम के लागू होने से पूर्व जो हिंदू हैं उन पर इंडियन डाइवोर्स एक्ट लागू होगा। अब तक हम क्वेश्चन देख रहे थे हिंदू मैरिज एक्ट के, अब यहाँ से हम क्वेश्चन देखेंगे हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के क्वेश्चन। ठीक है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956। फर्स्ट क्वेश्चन है, सेक्शन 3 क्लॉज सी ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट डिफाइंस। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 3C में क्या परिभाषित है। ऑप्शन ए इग्नेट, ऑप्शन बी कॉग्नेट, ऑप्शन सी फुल ब्लड, ऑप्शन डी हाफ ब्लड। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कॉग्नेट। सी कॉग्नेट आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट 1955। विवाह में से कौन हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, कौन सा। ठीक है, ये विवाह नहीं। ऑप्शन ए फुल ब्लड एंड हाफ ब्लड सेक्शन 3 क्लॉज सी, ऑप्शन बी डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप सेक्शन 3 क्लॉज जी, ऑप्शन सी यूटेराइन ब्लड सेक्शन 3 क्लॉज डी, ऑप्शन डी सपेंडर रिलेशनशिप सेक्शन 3 क्लॉज ई। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इसे पूछा गया हिंदू मैरिज एक्ट के ही बारे में, इसमें पूछ लिया गया है कि कौन सा इसमें से सही सुमेलित नहीं है। तो डी इसमें सुमेलित नहीं है क्योंकि जो सपेंडर रिलेशनशिप है वो ए में नहीं दिया गया है बल्कि एफ में दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, द टर्म इन स्टेट अंडर द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 हैज बीन डिफाइंड अंडर विच क्लॉज ऑफ सेक्शन 3। निर्वसीयत शब्दावली हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 3 की किस उपधारा में वर्णित है। ऑप्शन ए क्लॉज ई, ऑप्शन बी क्लॉज डी, ऑप्शन सी क्लॉज एच, ऑप्शन डी क्लॉज जी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी क्लॉज जी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन द गर्ल कैन क्लेम पार्टीशन ऑफ हिज शेयर्स इन एंसेस्ट्रल हाउस अगेंस्ट हर ब्रदर। क्या लड़कियां अपने पैतृक निवास गृह में अपने हिस्से का बंटवारा हेतु दावा अपने भाइयों के विरुद्ध प्रस्तुत कर सकती हैं। ऑप्शन ए नो, ऑप्शन बी यस, ऑप्शन सी नो एट द टाइम ऑफ नॉर्मल पार्टीशन ऑफ द फैमिली प्रॉपर्टी सी विल गेट शेयर इन द एंसेस्ट्रल हाउस, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यस।
पहले ये अधिकार नहीं था, लेकिन हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में जो है 2005 में संशोधन हुआ, जिसमें कि पुत्रियों को भी बराबर का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट है, अंडर सेक्शन 6 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 गिविंग राइट टू गर्ल इन को पार्टनरी प्रॉपर्टी अप्लाइज टू। धारा 6 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अधिनियम के अंतर्गत 2005 के दौरान जो संशोधित किया गया है, उसके अंतर्गत लड़कियों को सहदाई की संपत्ति में अधिकार दिया जाना कब से लागू होता है? ऑप्शन ए फ्रॉम 20 दिसंबर 2004, ऑप्शन बी फ्रॉम 20 दिसंबर 2005, ऑप्शन सी फ्रॉम 20 जून 2005, ऑप्शन डी फ्रॉम 9 सितंबर 2005। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 9 सितंबर 2005 से ये लागू हुआ है। नेक्स्ट है, आफ्टर द हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 द मिताक्षरा हिंदू को पार्सनी डज नॉट इंक्लूड हुम एज इट्स मेंबर। हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के पश्चात मिताक्षरा हिंदू सहदाई के निम्न में से कौन सदस्य के रूप में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए सन, ऑप्शन बी मैरिड डॉटर, ऑप्शन सी एडॉप्टेड सन, ऑप्शन डी डॉटर इन लॉ। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डॉटर इन लॉ जो है वो शामिल नहीं है। नेक्स्ट, द हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 कन्फर्स अपॉन हिंदू वुमेन। हिंदू उत्तराधिकार संशोधन 2005 द्वारा हिंदू स्त्री को प्रदान किया गया है। ऑप्शन ए अ राइट टू क्लेम पार्टीशन, ऑप्शन बी अ राइट टू ओनरशिप एज को पार्टनर, ऑप्शन सी अ राइट टू ऑफ रेजिडेंस एंड पार्टीशन इन पेरेंटल डिवेलिंग हाउस इवन आफ्टर मैरिज, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट है, ऑन पार्टीशन ऑफ हिंदू को पार्सनरी प्रॉपर्टी द पर्सन नॉट इंटाइटल्ड फॉर शेयर इज। हिंदू सहदाई की संपत्ति के विभाजन पर अंश पाने का उत्तराधिकारी कौन व्यक्ति नहीं है? ऑप्शन ए एन एडॉप्टेड सन, ऑप्शन बी अ मैरिड डॉटर, ऑप्शन सी एन इलेजिटिमेट सन, ऑप्शन डी विडो ऑफ को पार्टनर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, इलेजिटिमेट सन। इलेजिटिमेट सन जो होते हैं वो सिर्फ अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी में से ले सकते हैं, वो जो को पार्सनरी प्रॉपर्टी होती है उसमें से वो हिस्सा नहीं ले सकते। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 मेक्स प्रोविजन फॉर नोशनल पार्टीशन। हिंदू विभाजन अधिनियम 1956 की निम्न धाराओं में से किस धारा में काल्पनिक विभाजन का प्रावधान दिया गया है? ऑप्शन ए सेक्शन 14, ऑप्शन बी सेक्शन 10, ऑप्शन सी सेक्शन 6, ऑप्शन डी सेक्शन 18। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सेक्शन 6। नेक्स्ट, अ हिंदू डाइज इन स्टेट लिविंग बिहाइंड 2 sons 1 daughter एंड विडो हिज प्रॉपर्टी शैल डिवॉल्व टू। एक हिंदू निर्वसित मर जाता है और पीछे 2 पुत्र, एक पुत्री और विधवा को छोड़कर मरता है, उसकी संपत्ति किसको न्यागत होगी? ऑप्शन ए विडो ओनली, ऑप्शन बी सन एंड डॉटर, ऑप्शन सी सन्स ओनली, ऑप्शन डी सन्स डॉटर एंड विडो। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सन्स डॉटर एंड विडो। Next question, under Hindu Succession Act 1956 if a Hindu male dies leaving behind more than one widow। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अंतर्गत यदि एक हिंदू पुरुष एक से अधिक विधवा को छोड़कर मर जाता है तो उसका मतलब हिस्सा किसको कैसे मिलेगा? ऑप्शन ए ऑल द विडोज टुगेदर विल गेट 1 शेयर इक्वल टू दैट ऑफ अदर class 1 years, option B each widow will get 1 share equal to that one other class 1 years, option C none of the widow will get any share, option D all the widow will be entitled only to maintenance। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जितनी भी मतलब जो विडो होंगी उनको 1 शेयर मिलेगा। ठीक है, उन सबको मिलाकर के 1 शेयर मिलेगा, सबको नहीं, मतलब एक लोग को नहीं मिलेगा, सबको मिलकर 1 शेयर मिलेगा और उसमें से बंटवारा होगा फिर। नेक्स्ट है, ऑर्डर ऑफ सक्सेशन अंडर द हिंदू सक्सेशन एक्ट ऑफ मेल हिंदू डाइंग इन स्टेट इज एज फॉलोज। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत एक हिंदू पुरुष के बिना वसीयत के मरने पर उत्तराधिकार का क्रम निम्नवत है। ऑप्शन ए इग्नेट कॉग्नेट क्लास 1 ईयर्स क्लास 2 ईयर्स, ऑप्शन बी कॉग्नेट इग्नेट क्लास 1 ईयर्स क्लास 2 ईयर्स, ऑप्शन सी क्लास 1 ईयर्स क्लास 2 ईयर्स इग्नेट्स कॉग्नेट्स, ऑप्शन डी क्लास 1 ईयर्स क्लास 2 ईयर्स कॉग्नेट्स एंड इग्नेट्स। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, पहले सबसे पहले जाएगा क्लास 1 ईयर को, फिर उसको वो नहीं है तो क्लास 2 ईयर को, वो भी नहीं है तो इग्नेट्स को जाएगा, और इग्नेट्स भी नहीं है तो कॉग्नेट्स को जाएगा। नेक्स्ट है, द सेपरेट प्रॉपर्टी ऑफ अ हिंदू मेल डाइंग इन स्टेट इज सक्सीड बाई। एक निर्वसित मृतक हिंदू पुरुष की पृथक संपत्ति उत्तराधिकार में प्राप्त होगी किसको? ऑप्शन ए फादर, ऑप्शन बी मदर, ऑप्शन सी ब्रदर, ऑप्शन डी सिस्टर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मदर को, क्योंकि जो फादर ब्रदर एंड सिस्टर होते हैं ये क्लास 1 ईयर में नहीं आते हैं, ये आते हैं क्लास 2 ईयर में। नेक्स्ट है, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिगार्डेड एज स्त्री धन बाय द शास्त्रिक
हिंदू लॉ। निम्न में से कौन शास्त्रीय हिंदू विधि के अनुसार स्त्री धन नहीं है? ऑप्शन ए गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव्स, ऑप्शन बी प्रॉपर्टी परचेज्ड विद स्त्री धन, ऑप्शन सी प्रॉपर्टी obtained in lieu of maintenance, ऑप्शन डी गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी बाय हस्बैंड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी बाय हस्बैंड। ये स्त्री धन में नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन 14 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट अप्लाइज टू। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 14 किस पर लागू होती है? ऑप्शन ए मूवेबल प्रॉपर्टी ओनली, ऑप्शन बी इमूवेबल प्रॉपर्टी ओनली, ऑप्शन सी मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी ओनली, ऑप्शन डी इजमेंटरी राइट्स। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इमूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी दोनों पर ही लागू होता है। नेक्स्ट है अंडर द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 व्हेन अ हिंदू वुमन डाइज इन अ स्टेट हर प्रॉपर्टी विल बी इनहेरिटेड फर्स्टली बाय हर। जब एक हिंदू स्त्री निर्वसित मर जाती है तो उसकी संपत्ति हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अधीन न्यागत होगी प्रथमतः किसको? ऑप्शन ए फादर, ऑप्शन बी मदर, ऑप्शन सी ब्रदर, ऑप्शन डी हस्बैंड सन एंड डॉटर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हस्बैंड सन एंड डॉटर को। नेक्स्ट है राइट ऑफ अ चाइल्ड इन वूम इन गिवन अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट। गर्भस्थित अपत्य को अधिकार प्रदान किया गया है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के निम्नलिखित में किस धारा के अंतर्गत? ऑप्शन ए सेक्शन 24, ऑप्शन बी सेक्शन 22, ऑप्शन सी सेक्शन 20, ऑप्शन डी सेक्शन 25। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सेक्शन 20 में। नेक्स्ट है सेक्शन 21 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 प्रोवाइड्स फॉर। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा किस संबंधित है? किससे? ऑप्शन ए preferential right to acquire property, option B street property, option C disqualification of years, option D presumption of case in simultaneous death। right answer है option number D presumption in case of simultaneous death। next question, murdered is disqualified under which section of Hindu Succession Act। हत्यारा हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की किस धारा के तहत अयोग्य है? ऑप्शन ए सेक्शन 20, ऑप्शन बी सेक्शन 25, ऑप्शन सी सेक्शन 26, ऑप्शन डी सेक्शन 28। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सेक्शन 25। नेक्स्ट है अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 अ हिंदू हैज अ राइट टू एलिनेट हिज इंटरेस्ट इन मिताक्षरा को पार्टनरी बाय विल। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की निम्न किस धारा के अंतर्गत एक हिंदू मिताक्षरा सहदायकी में अपना हित इच्छा पत्र के द्वारा अंतरण कर सकता है? ऑप्शन ए सेक्शन 6, ऑप्शन बी सेक्शन 30, ऑप्शन सी सेक्शन 28, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सेक्शन 30। नेक्स्ट है सन इन क्लॉज 1 ऑफ द शेड्यूल ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 डज नॉट इंक्लूड। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की अनुसूची के क्लास 1 में उल्लिखित पुत्र में शामिल नहीं है। ऑप्शन ए एडॉप्टेड सन, ऑप्शन बी स्टेप सन, ऑप्शन सी इलेजिटिमेट सन, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी स्टेप सन। अब तक हम जो क्वेश्चन देख रहे थे वो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम का था। अब यहाँ से क्वेश्चन आएंगे हिंदू अप्राप्तव्यता और संरक्षता अधिनियम 1956 हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 के क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है द हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 इज नॉट एप्लीकेबल टू। हिंदू अवयस्कता एवं संरक्षता अधिनियम 1956 निम्नलिखित पर लागू नहीं होती है। ऑप्शन ए शेड्यूल्ड ट्राइब्स अनलेस नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑप्शन बी जैन्स, ऑप्शन सी रिनोकैंस ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ पौंडीचेरी, ऑप्शन डी बोथ ए एंड सी एबव। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ये शेड्यूल्ड ट्राइब्स पर भी लागू नहीं होता है और यूनियन टेरिटरी ऑफ पौंडीचेरी इन पर भी ये लागू नहीं होता है। नेक्स्ट है हु इज नॉट अ गार्जियन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ द हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियन एक्ट। हिंदू अवयस्कता एवं संरक्षता अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत कौन संरक्षक नहीं है? ऑप्शन ए नेचुरल गार्जियन, ऑप्शन बी टेस्टामेंट्री गार्जियन, ऑप्शन सी एडहॉक गार्जियन, ऑप्शन डी ए पर्सन empowered to act as guardian under by any enactment relating to any court of world। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी एडहॉक गार्जियन। नेक्स्ट है अंडर सेक्शन 6 ऑफ हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 द नेचुरल गार्जियन ऑफ अ माइनर चाइल्ड इज। हिंदू अवयस्कता एवं संरक्षता अधिनियम 1956 की धारा 6 के अंतर्गत नाबालिग बच्चे का स्वाभाविक अभिरक्षक कौन है? ऑप्शन ए मदर, ऑप्शन बी फादर, ऑप्शन सी बोथ मदर एंड फादर, ऑप्शन डी आइदर मदर और फादर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी फादर।
नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज हेल्ड दैट मदर कैन बी नेचुरल गार्जियन इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस इवन इन द प्रेजेंस ऑफ फादर। भारत के उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित किस एक मामले में माना कि माता कर्तव्य परिस्थितियों में एक पिता की उपस्थिति में भी नैसर्गिक संरक्षक हो सकती है? ऑप्शन ए, हनुमान प्रसाद सिंह वर्सेज भगवती प्रसाद। ऑप्शन बी, विशाखा वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान। ऑप्शन सी, गीता हरिहरन वर्सेज आरबीआई। ऑप्शन डी, विनीता शर्मा वर्सेज राकेश शर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गीता हरिहरन वर्सेज आरबीआई। नेक्स्ट है, द नेचुरल गार्जियन ऑफ अ माइनर हिंदू बॉय इज। एक अवयस्क हिंदू बालक का नैसर्गिक संरक्षक कौन होता है? ऑप्शन ए, वनली मदर। ऑप्शन बी, वनली फादर। ऑप्शन सी, ग्रैंडफादर। ऑप्शन डी, फादर एंड मदर बोथ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, फादर एंड मदर बोथ। नेक्स्ट है, हु इज नेचुरल गार्जियन ऑफ अ मैरिड माइनर गर्ल। एक विवाहित अवयस्क बालिका का प्राकृतिक संरक्षक कौन होता है? ऑप्शन ए, फादर इन लॉ। ऑप्शन बी, मदर। ऑप्शन सी, फादर। ऑप्शन डी, हस्बैंड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, हस्बैंड। नेक्स्ट है, विच कोर्ट इज एम्पावर्ड टू अपॉइंट गार्जियन। कौन सा न्यायालय संरक्षण नियुक्त करने में अधिकृत है? ऑप्शन ए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ऑप्शन बी, हाई कोर्ट। ऑप्शन सी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड हाई कोर्ट। ऑप्शन डी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कोर्ट। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड हाई कोर्ट। नेक्स्ट है, अ माइनर कैन एक्ट एज अ गार्जियन ऑफ। एक नाबालिग संरक्षक तरह कार्य कर सकता है। ऑप्शन ए, हिज वाइफ। ऑप्शन बी, हिज चिल्ड्रन। ऑप्शन सी, बोथ एंड बी। ऑप्शन डी, नाइदर ए नॉर बी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट है, द गार्जियन हु डज नॉट प्रोसेस द राइट ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ अ माइनर। किस संरक्षक को अवयस्क की संपत्ति के हस्तांतरण का अधिकार नहीं होता है? ऑप्शन ए, नेचुरल गार्जियन। ऑप्शन बी, डी फैक्टो गार्जियन। ऑप्शन सी, लीगल गार्जियन। ऑप्शन डी, गार्जियन अपॉइंटेड बाय लॉ। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डी फैक्टो गार्जियन। नेक्स्ट है, हु इज नॉट disentangled to dispose of property a Hindu minor under section 11 of Hindu Minority and Guardianship Act 1956। हिंदू अप्राप्तवयता और संरक्षा अधिनियम 1956 की धारा 11 के अंतर्गत कौन एक हिंदू अप्राप्तवय की संपत्ति का बयान करने के लिए अधिकृत नहीं है? ऑप्शन ए, डी फैक्टो गार्जियन। ऑप्शन बी, डी जूरे गार्जियन। ऑप्शन सी, फादर। ऑप्शन डी, गार्जियन अपॉइंटेड बाय लॉ बाय कोर्ट। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डी फैक्टो गार्जियन। नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन आते हैं हिंदू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 पे, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। फर्स्ट क्वेश्चन है, द हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 बिकम एप्लीकेबल ऑन। हिंदू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 लागू हुआ था। ऑप्शन ए, 11 दिसंबर 1956। ऑप्शन बी, 31 दिसंबर 1956। ऑप्शन सी, 22 दिसंबर 1956। ऑप्शन डी, 21 दिसंबर 1956। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 21 दिसंबर 1956 को ये लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडॉप्शन इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड अंडर द। दत्तक ग्रहण मान्य नहीं है। ऑप्शन ए, मोहम्मदन लॉ। ऑप्शन बी, पारसी लॉ। ऑप्शन सी, बोथ एंड बी। ऑप्शन डी, नाइदर ए नॉर बी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नाइदर ए नॉर बी। एडॉप्शन जो है मान्य नहीं है, ना ही मुस्लिम विधि में और ना ही पारसी में। नेक्स्ट है, द हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 अप्लाइज टू सच अ पर्सन। हिंदू दत्तक भरण पोषण अधिनियम 1956 ऐसे व्यक्ति को लागू होती है। ऑप्शन ए, वनली दोज हु आर हिंदूज बाय रिलीजन। ऑप्शन बी, वनली दोज हु आर सिख्स बाय रिलीजन। ऑप्शन सी, वनली दोज हु आर रिलीजियसली बुद्धिस्ट और जैन। ऑप्शन डी, वनली दोज हु आर हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट और जैन बाय रिलीजन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, एडॉप्शन ऑफ चिल्ड्रेन इज रिकॉग्नाइज अंडर द। बच्चों को गोद लेना किस विधि के अनुसार मान्य है? ऑप्शन ए, मुस्लिम लॉ। ऑप्शन बी, पारसी लॉ। ऑप्शन सी, हिंदू लॉ। ऑप्शन डी, क्रिश्चियन लॉ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, हिंदू लॉ। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 माइनर मीन्स अ पर्सन हु हैज नॉट कंप्लीटेड हिज और हर एज ऑफ। हिंदू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 के अनुसार अप्राप्तक से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने अपनी आयु पूरी न की हो। ऑप्शन ए, 14 ईयर्स। ऑप्शन बी, 16 ईयर्स। ऑप्शन सी, 18 ईयर्स। ऑप्शन डी, 21 ईयर्स। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 18 ईयर्स। नेक्स्ट है, अंडर द हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 एन एडॉप्शन शैल बी मेड। हिंदू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 के अधीन एक दत्तक लिया या दिया जा सकेगा। ऑप्शन ए, टू अ हिंदू बाय ए नॉन हिंदू। ऑप्शन बी, बाय ए हिंदू टू अ नॉन हिंदू। ऑप्शन सी, बाय ए हिंदू टू हिंदू ओनली। ऑप्शन डी, नन ऑफ द एबव। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, एक हिंदू के द्वारा दिया जाएगा और हिंदू के द्वारा लिया भी जाएगा। नेक्स्ट है, अंडर हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फॉर एडॉप्शन ऑफ अ चाइल्ड इज। हिंदू दत्तक व भरण पोषण अधिनियम 1956 के अंदर निम्न में से दत्तक ग्रहण के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन ए, गिविंग एंड टेकिंग।
ऑप्शन बी दत्तक होमम, ऑप्शन सी बोथ एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, गिविंग एंड टेकिंग। नेक्स्ट है रिक्वायरमेंट ऑफ अ वैलिड एडॉप्शन अंडर द हिंदू एडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट 1956 रेंडर्ड। एक वैध दत्तक की अपेक्षाएं हिंदू दत्तक भरण पोषण अधिनियम 1956 के अंतर्गत प्रतिपादित है। ऑप्शन ए इन सेक्शन 6, ऑप्शन बी इन सेक्शन 5, ऑप्शन सी इन सेक्शन 4, ऑप्शन डी इन सेक्शन 7। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इन सेक्शन 6। नेक्स्ट है अंडर द हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट 1956 हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एंटाइटल्ड टू अडॉप्ट। हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 के अंतर्गत निम्न में से कौन गोद लेने के लिए अधिकृत नहीं है। ऑप्शन ए एन अनमैरिड पर्सन, ऑप्शन बी वाइफ हु इज डिवोर्स्ड, ऑप्शन सी हस्बैंड विद द कंसेंट ऑफ हिज वाइफ, ऑप्शन डी हस्बैंड विदाउट द कंसेंट ऑफ वाइफ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, हस्बैंड जो है बिना कंसेंट के वाइफ के नहीं ले सकते। नेक्स्ट है एन एडॉप्शन मेड बाय ए हिंदू मेल विदाउट द कंसेंट ऑफ वाइफ। अपनी पत्नी की सम्मति के बिना एक हिंदू पुरुष द्वारा लिया गया गोद कैसा होगा। ऑप्शन ए वाइड, ऑप्शन बी वाइडेबल, ऑप्शन सी वैलिड, ऑप्शन डी इनवैलिड। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए वाइड। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन इज द हिंदू एडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट प्रोवाइड्स कैपेसिटी टू टेक इन एडॉप्शन अ चाइल्ड टू अ फीमेल हिंदू। हिंदू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम की अधोलिखित कौन सी धारा हिंदू महिला को बच्चे के दत्तक ग्रहण के लिए सामर्थ्य प्रदान कर सकती है। ऑप्शन ए सेक्शन 3, ऑप्शन बी सेक्शन 4, ऑप्शन सी सेक्शन 7, ऑप्शन डी सेक्शन 8। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सेक्शन 8। सेक्शन 8 में फीमेल हिंदू की कैपेसिटी बताई गई है किसी चाइल्ड को अडॉप्ट करने की, और 7 में मेल की। नेक्स्ट इन विच स्टेट वेयर अ विडो मे अडॉप्ट अ चाइल्ड विदाउट एन एक्सप्रेस अथॉरिटी फ्रॉम हर हस्बैंड बिफोर द हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट 1956। किसी राज्य में एक विधवा बगैर पति की सहमति के दत्तक ग्रहण कर सकती है हिंदू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम 1956 से पहले। ऑप्शन ए बिहार एंड एमपी, ऑप्शन बी यूपी एंड हरियाणा, ऑप्शन सी मद्रास एंड बॉम्बे, ऑप्शन डी उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी मद्रास एंड बॉम्बे। Next and now a Hindu woman may also take an adoption under which section of Hindu Adoption Maintenance Act 1956। अब एक हिंदू नारी भी दत्तक ले सकती है हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम की किस धारा में। ऑप्शन ए सेक्शन 5, ऑप्शन बी सेक्शन 7, ऑप्शन सी सेक्शन 8, ऑप्शन डी सेक्शन 10। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सेक्शन 8 में। नेक्स्ट क्वेश्चन अ मैरिड वुमेन कैन अडॉप्ट अ चाइल्ड। एक विवाहित औरत बच्चे का दत्तक ग्रहण कर सकती है। ऑप्शन ए विद द कंसेंट ऑफ हर हस्बैंड, ऑप्शन बी विदाउट द कंसेंट ऑफ हर हस्बैंड, ऑप्शन सी कैन नॉट अडॉप्ट, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिर्फ अपने हस्बैंड के कंसेंट से ही कोई जो मैरिड वुमेन है वो कोई चाइल्ड अडॉप्ट कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अ चाइल्ड मे बी गिवन इन एडॉप्शन बाय द। एक बच्चा किसके द्वारा गोद दिया जा सकता है। ऑप्शन ए फादर, ऑप्शन बी मदर, ऑप्शन सी गार्जियन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट है अंडर द हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 हु अमंग द फॉलोइंग कैन नॉट बी अडॉप्टेड। हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 के अंतर्गत इनमें से किसी दत्तक नहीं लिया जा सकता। ऑप्शन ए हिंदू, ऑप्शन बी ऑलरेडी अडॉप्टेड चाइल्ड, ऑप्शन सी माइनर, ऑप्शन डी एन अनमैरिड चाइल्ड। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो एक बार अडॉप्टेड है उसको दोबारा अडॉप्ट नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है अ चाइल्ड टू बी अडॉप्टेड अंडर द हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट 1956। हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 के अंतर्गत दत्तक ग्रहण किया जाने वाला बच्चा होना चाहिए। ऑप्शन ए शुड बी ए चाइल्ड बिलोंगिंग टू एनी रिलीजन, ऑप्शन बी शुड बी ए चाइल्ड बिलोंगिंग टू हिंदू रिलीजन एंड बिलो द एज ऑफ 15 ईयर्स, ऑप्शन सी मे और मे नॉट बी ए हिंदू बट बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स, ऑप्शन डी मे और मे नॉट बी हिंदू बट बिलो द एज ऑफ 21 ईयर्स। राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पहला तो वो हिंदू रिलीजन से होना चाहिए, दूसरा उसकी उम्र जो है वो 15 से कम होनी चाहिए। नेक्स्ट है हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट एनी पर्सन शैल बी एलिजिबल टू बी अडॉप्टेड इफ ही हैज नॉट कंप्लीटेड द एज ऑफ। हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम में कोई भी व्यक्ति दत्तक के लिए जाने के योग्य होगा यदि उसने आयु पूरी नहीं की हो। ऑप्शन ए 16 ईयर्स, ऑप्शन बी 18 ईयर्स, ऑप्शन सी 15 years unless there is a custom or uses applicable to the parties which permits the adoption of person who has completed the age of 15 years। 15 वर्ष की तब के सिवाय जबकि पक्षकारों को लागू होने पे ऐसी रूढ़ी या प्रथा हो जो ऐसे व्यक्तियों को जिन्होंने 15 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो दत्तक ले जाना अनुज्ञात करती है। ऑप्शन डी 21 ईयर ओल्ड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। कोई भी व्यक्ति जो अनमैरिड है
और 15 ईयर्स से कम है उसको ही दत्तक में लिया जा सकता है। लेकिन एक यहाँ पे एक्सेप्शन दिया हो कि अगर किसी का कस्टम या यूसेज उसको अलाउ करता है कि वो 15 से ज्यादा उम्र के बच्चे को भी अडॉप्ट कर ले या फिर जो मैरिड है उसको भी अडॉप्ट कर ले तो वो कर सकता है। ठीक है, ऑप्शन सी जो राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब गर्ल और बॉय ऑफ 15 ईयर्स ऑफ एज में वैलिडली बी टेकन इनटू अडॉप्शन। 15 वर्ष आयु के एक बालक या बालिका का वैध रूप से दत्तक ग्रहण किया जा सकता है। ऑप्शन ए बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, ऑप्शन बी बाय कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज, ऑप्शन सी बाय कंसेंट ऑफ चाइल्ड, ऑप्शन डी इफ द कस्टम और यूजेस एप्लीकेबल टू द पार्टीज और परमिट। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू कैन अडॉप्ट अ मेल चाइल्ड इफ द अडॉप्टर हैज नो। एक हिंदू पुरुष बालक को दत्तक ग्रहण कर सकता है यदि दत्तक ग्रहणकर्ता को नहीं हो। ऑप्शन ए सन, सन सन और सन सन सन, ऑप्शन बी एडॉप्टेड हिंदू सन, सन सन और सन सन सन, ऑप्शन सी लेजिटिमेट और एडॉप्टेड हिंदू सन, सन सन और सन सन सन, ऑप्शन डी लेजिटिमेट हिंदू सन, सन सन और सन सन सन। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कोई भी व्यक्ति पुरुष बालक को दत्तक तभी ग्रहण कर सकता है जबकि उसका पुत्र नहीं हो, पुत्र का पुत्र ना हो और पुत्र के पुत्र का पुत्र ना हो। ठीक है, और वो लेजिटिमेट भी हो सकते हैं और एडॉप्टेड भी हो सकते हैं, दोनों ही। अगर दोनों ही है तो वो ग्रहण नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज एलिजिबल टू एडॉप्ट अ सन। पुत्र के दत्तक ग्रहण के लिए कौन व्यक्ति उपयुक्त है। ऑप्शन ए हु हैज वन नेचुरल सन, ऑप्शन बी हु ऑलरेडी हैज वन एडॉप्टेड सन, ऑप्शन सी हु हैज नो सन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जिसका कोई पुत्र नहीं है। नेक्स्ट है, इफ अ हिंदू मेल ऑफ 30 years of age adopts a female child of 15 years of age, this adoption is। 30 वर्षीय एक हिंदू पुरुष 15 वर्षीय एक लड़की का दत्तक ग्रहण करता है, यह दत्तक ग्रहण कैसा होगा। ऑप्शन ए वैलिड, ऑप्शन बी वॉइड, ऑप्शन सी वॉइडेबल, ऑप्शन डी इरेगुलर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वॉइड होगा। अगर कोई मेल किसी फीमेल चाइल्ड को अडॉप्ट कर रहा है और कोई फीमेल किसी मेल चाइल्ड को अडॉप्ट कर रही है तो दोनों के बीच में एज डिफरेंस कितना होना चाहिए, 21 ईयर। और अगर यहाँ देखा जाए तो ये 30 साल का है और जो फीमेल चाइल्ड है वो 15 ईयर्स की, मतलब 15 ही साल का गैप हो रहा है, इसलिए ये एडॉप्शन कैसा होगा, वॉइड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ हिंदू मेल कैन अडॉप्ट अ मेल चाइल्ड बट सी मस्ट बी सीनियर टू बी चाइल्ड बाय एट लीस्ट। एक हिंदू स्त्री किसी पुरुष बालक को गोद ले सकती है अगर वह उस बालक से कम बड़ी है, कितनी। ऑप्शन ए 12 ईयर्स, ऑप्शन बी 14 ईयर्स, ऑप्शन सी 18 ईयर्स, ऑप्शन डी 21 ईयर्स। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 21 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द दत्तक मीमांसा एंड दत्तक चंद्रिका आर रिलेटेड टू। दत्तक मीमांसा और दत्तक चंद्रिका का संबंध किससे है। ऑप्शन ए जॉइंट फैमिली एंड को पार्टनरी, ऑप्शन बी सक्सेशन, ऑप्शन सी एडॉप्शन, ऑप्शन डी गार्जियनशिप। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी एडॉप्शन। दत्तक ही लिखा हुआ है तो दत्तक से ही संबंधित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द वैलिडिटी ऑफ एडॉप्शन अंडर द हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 द परफॉर्मेंस ऑफ दत्त होमम। किसी दत्तक की विधि मान्यता के लिए हिंदू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 के अंतर्गत दत्त होमम। ऑप्शन ए शैल बी इसेंशियल, ऑप्शन बी मे बी इसेंशियल, ऑप्शन सी शैल नॉट बी इसेंशियल, ऑप्शन डी मे नॉट बी इसेंशियल। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दत्त होमम जो है वो आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ हिंदू एडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट 1956 डील्स विद द राइट्स ऑफ एडॉप्टिव पेरेंट्स टू डिस्पोज ऑफ देयर प्रॉपर्टीज। हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा दत्तक माता पिता द्वारा अपनी संपत्तियों के निपटान से संबंधित है। ऑप्शन ए सेक्शन 11, ऑप्शन बी सेक्शन 12, ऑप्शन सी सेक्शन 13, ऑप्शन डी सेक्शन 14। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सेक्शन 13। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वैलिड एडॉप्शन अंडर द हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। एक मान्य दत्तक को हिंदू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 15 के अनुसार ऑप्शन ए मे बी कैंसिल्ड अंडर सेक्शन 15, ऑप्शन बी मे बी पोस्टपोन्ड अंडर सेक्शन 15, ऑप्शन सी कैन नॉट बी कैंसिल्ड अंडर सेक्शन 15, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी कैन नॉट बी कैंसिल्ड। अगर कोई भी दत्तक ग्रहण एक बार किया गया तो वो किसी के द्वारा भी कैंसिल नहीं किया जा सकेगा, ना ही पेरेंट्स के द्वारा,
ना ही जिन लोगों ने अडॉप्ट किया, ना ही उनके द्वारा, और ना ही स्वयं बच्चे के द्वारा। ठीक है, कोई भी उनको कैंसिल नहीं कर सकता। नेक्स्ट है, अ हिंदू वाइफ इज नॉट इंटाइटल्ड टू सेपरेट रेजिडेंस एंड मेंटेनेंस फ्रॉम हर हस्बैंड इफ सी। हिंदू पत्नी अपने पति से अलग नहीं रह सकती तथा निर्वाह भत्ता नहीं ले सकती अगर वह क्या हो गई है। ऑप्शन ए, सीजेस टू बी हिंदू बाय कन्वर्जन। ऑप्शन बी, इज अनचेस्ट। ऑप्शन सी, आइदर ए और बी। ऑप्शन डी, नाइदर ए नॉर बी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। Next question, in Hindu law, a father-in-law is bound to provide maintenance to his widowed daughter-in-law. हिंदू विधि में एक ससुर अपनी विधवा बहू को भरण पोषण देने के लिए बाध्य है। ऑप्शन ए, आउट ऑफ हिज ओन रिसोर्सेज। ऑप्शन बी, इफ द डॉटर इन लॉ इज नॉट रीमैरिड। ऑप्शन सी, आउट ऑफ को पार्सनरी प्रॉपर्टी इन हिज पोजेशन। ऑप्शन डी, सी इज अनेबल टू गेट मेंटेनेंस फ्रॉम हर फादर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। यदि जो सामुदायिक संपत्ति उसके पास है, ठीक है, तब अगर ससुर के कब्जे में है सामुदायिक संपत्ति, तब वो जो है बहू का भरण पोषण करने के लिए बाध्य है। नेक्स्ट है, एन इलेजिटिमेट माइनर चाइल्ड अंडर सेक्शन 20 ऑफ द हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट इज इंटाइटल्ड टू क्लेम मेंटेनेंस ड्यूरिंग हिज माइनॉरिटी फ्रॉम। हिंदू दत्तकता भरण पोषण अधिनियम की धारा 20 के अधीन एक अधर्मज अवयस्क अपने अवयस्कता काल में भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकारी है। ऑप्शन ए, फादर। ऑप्शन बी, मदर। ऑप्शन सी, ग्रैंडफादर। ऑप्शन डी, बोथ एंड बी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बोथ एंड बी, यानी मदर और फादर दोनों से ही ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज नो राइट ऑफ मेंटेनेंस। इनमें से किसी भरण पोषण का अधिकार नहीं होगा। ऑप्शन ए, अनमैरिड डॉटर। ऑप्शन बी, पुअर पेरेंट्स। ऑप्शन सी, फिजिकली डिसेबल्ड मेजर सन। ऑप्शन डी, विडो डॉटर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, विडो डॉटर। Next time, under Hindu Adoption and Maintenance Act 1956, a Hindu is bound during his or her lifetime to maintain. हिंदू दत्तकता भरण पोषण अधिनियम 1956 के तहत एक हिंदू अपने जीवन काल में निम्नलिखित में से किसके भरण पोषण के लिए दायित्वाधीन है। ऑप्शन ए, हिज और हर लेजिटिमेट चिल्ड्रन। ऑप्शन बी, हिज और हर इलेजिटिमेट चिल्ड्रन। ऑप्शन सी, हिज और हर एज्ड और इनफर्म पेरेंट्स। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। Next question, under section 21 of Hindu Adoption and Maintenance Act 1956, word dependent means। हिंदू दत्तकता भरण पोषण अधिनियम 1956 के अधिनियम के अंतर्गत धारा 21 के अंतर्गत आश्रित शब्द का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए, फादर ओनली। ऑप्शन बी, मदर ओनली। ऑप्शन सी, विडो सो लॉन्ग एज सी डज नॉट रीमैरी। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। अब यहाँ पे जो था मेंटेनेंस एक्ट में वो भी खत्म हो गया। अब यहाँ से हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो कि हिंदू लॉ से ही रिलेटेड हैं, हिंदू मैरिज एक्ट से मेनली ये रिलेटेड है। ये कुछ मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है, तो मैंने इसमें रख दिए थे, ठीक है, क्योंकि मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन में पूछ दिए जाते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मिलाना है। अब देखिए, हम अगर सबसे पहला है वॉइड मैरिज, ठीक है, तो वॉइड मैरिज किस में है, ये है सेक्शन 11 में, ठीक है। तो ए का 2 किस में है, सिर्फ ए वाले में ही है, यानी कि जो ए होगा वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी और भी हम देख लेते हैं, ठीक है। वॉइडेबल मैरिज, वॉइडेबल मैरिज हो जाएगा सेक्शन 12 में, यानी कि 4 सही हो जाएगा। उसके बाद डाइवोर्स जो है वो सेक्शन 13 में हो जाएगा, और रेस्ट्रिक्शन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स हो जाएगा सेक्शन 9 में हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, ये केसेस है, इनको मिलाना है कि किससे ये संबंधित है। अब जो केसेस हम पढ़ के आए हैं पहले हम उसको मिला लेते हैं, ठीक है। पहला हम पढ़ के आए थे दास्तानी वर्सेस दास्तानी। दास्तानी वर्सेस दास्तानी किससे रिलेटेड है, क्रुएलिटी से। तो सी का 2 किस में है, सिर्फ सी वाले में है। अगर आपको एक भी आंसर पता हो तो आप मिला सकते हो, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम देख लेते हैं राम नारायण, ये किस में रिलेटेड है, ये है इंसैनिटी से, ठीक है, एक का पहले हो जाएगा। उसके बाद जो लक्ष्मण वर्सेस मीना है, ये रिलेटेड है डिजर्शन से, ठीक है। और मिस्टर एक्स वर्सेस हॉस्पिटल जेड, ये है वेनरल डिजीज से रिलेटेड। नेक्स्ट है, इसमें भी मैच करना है। अब पहला है जुडिशियल सेपरेशन, ठीक है, ये किस में है, ये है सेक्शन 10 में। ए का 2 किस में है, ये बी में भी है और डी में भी है। फिर है डाइवोर्स सेक्शन 13 में। बी का 3 किस में है, ये है ऑप्शन नंबर डी में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद वॉइडेबल मैरिजेस है, ये सेक्शन 12 में हो जाएगा, और रेस्ट्रिक्शन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स ये हो जाएगा सेक्शन 9 में। उसके बाद ये भी मैच करना है। पहला है एज ऑफ मैरिज किसमें दिया है, ये सेक्शन 5 की क्लॉज 3 में दिया हुआ है, ठीक
ठीक है, ए का हो जाएगा 3, ए का 3 किस में है, ऑप्शन नंबर बी में है, यानी कि बी जो होगा वो सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्या है, उसके बाद है ब्रेक डाउन ग्राउंड्स ऑफ मैरिज, ये हो जाएगा सेक्शन 13 क्लॉज 1A में, ये हम पढ़ के आए थे। ओवर राइडिंग इफेक्ट ऑफ एक्ट, ये हो जाएगा सेक्शन 4 में। उसके बाद रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज, ये हो जाएगा सेक्शन 8 में। नेक्स्ट टाइम इसको भी मैच करना है। सेक्शन 5 क्लॉज 1, ये किससे रिलेटेड है, मोनोगामी से, बताया था मैंने। ए का हो जाएगा 3, ए का 3 किस में है, सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में है, यानी कि बी हो जाएगा सही आंसर। सेक्शन 7 किससे है, ये है सेरेमनी से रिलेटेड। सेक्शन 8 है रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, और सेक्शन 5 क्लॉज 3 है एज ऑफ मैरिज से रिलेटेड। अब इसको मैच करना है, केस है और उसको किससे रिलेटेड है उसको मैच करना है। पहला है दास्तानी वर्सेस दास्तानी, तो दास्तानी वर्सेस दास्तानी किससे हो जाएगा, मेंटल क्रुएलिटी से, ए का हो जाएगा 4, ए का 4 किसमें है, सिर्फ ए में है, यानी कि ए जो होगा वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप देख पा रहे हैं कि कैसे एक आंसर से भी हम सही आंसर ढूंढ ले रहे हैं। उसके बाद इकबाल बानो वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, ये रिलेटेड है मुस्लिम पत्नी के भरण पोषण से, बी का हो जाएगा 3। ठीक है, उसके बाद है लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये रिलेटेड है द्विविवाह विवाह से, यानी बाइगैमी से, यानी कि 1 हो जाएगा। और हरविंदर कौर वर्सेस हरमंदर सिंह, ये रिलेटेड है रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉन्जुगल राइट से। इसको मिलाना है, रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, ये रिलेटेड है सेक्शन 9 से। ठीक है, तो ए का हो जाएगा 3, ए का 3 किसमें है, बी में है और सी में है। नेक्स्ट है उसके बाद है मैरिजेबल एज, ये रिलेटेड है सेक्शन 5 से, यानी कि बी का हो जाएगा 1, बी का 1 किसमें है, सी में है, यानी कि सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। कस्टमरी डाइवोर्स है सेक्शन 29 क्लॉज 2 में, ये हम पढ़ के आए हैं। सेरेमनीज ऑफ मैरिज सेक्शन 7 में है, ये भी हम पढ़ के आए हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही था। हमको लगभग 200 जो है एमसीक्यू कंप्लीट करने थे, हमने उतने कंप्लीट कर लिए हैं। मुझे लगता है वीडियो आपको पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा। जैसा भी रहे आप कमेंट करके बता सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, किस सब्जेक्ट पर चाहिए, वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।